नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सार में। और आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एक साल का करंट अफेयर है उसको HCS 2026 के लिए कवर करेंगे। तो HCS 2026 में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर अभी तक पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, उसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आए हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आए हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आए हैं और पोर्टल्स और गवर्नेंस से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये जो पोर्टल वाला सेक्शन है ये मैंने जो आपको गवर्नमेंट स्कीम्स कराई थी तब भी कराया है, और इसको मैंने पॉलिटी वाला जो सेक्शन है उसमें भी कवर कराया हुआ है, तो उसमें भी हम लोग कवर कराएंगे इसको। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा स्पेस पे और डिफेंस पे, क्योंकि यही जो मेन कोर टॉपिक्स हैं जहाँ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं और जिन्होंने हेडलाइन बनाई होगी ऐसी न्यूज़ ने, तो वो सारी न्यूज़ हमने यहाँ पे कवर कर ली है। लास्ट के एक साल की कवर है और ये आपकी 20 मार्च तक अपडेटेड करंट अफेयर है। ठीक है, तो ये जो सिविल सार की बुकलेट 1 है उसी को ही हम लोग मैराथन के माध्यम से कवर करा रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमारा थर्ड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, फिर उसके बाद हम जो महा मैराथन है उसको अपलोड कर देंगे इन्हीं सभी लेक्चर्स को कंसोलिडेट करके। ठीक है, तो करंट अफेयर में हमने अभी तक स्कीम्स करा दी हैं और हमने इंटरनेशनल रिलेशंस करा दिया है। तो ये थर्ड लेक्चर है करंट अफेयर में, जिसके अंदर हम लोग जो ये मेन हमारे टॉपिक्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर के, उनको हम लोग कवर करेंगे। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड पोर्टल एंड गवर्नेंस। पेपर को आपके समय बचा है कम और इसी क्रम में सिविल सार ने लॉन्च कर दी हैं ये 3 बुकलेट, जिसमें से जो पहली 2 बुकलेट हैं क्वेश्चन बैंक फॉर प्रीलिम्स और करंट अफेयर मिसलेनियस और हरियाणा स्पेशल, ये सिविल सार पहले ही लॉन्च कर चुका था। और तीसरा जो आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स बनते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी और जनरल साइंस, यहाँ पर जो HCS के प्रीवियस क्वेश्चन है और जो UPSC के प्रीवियस क्वेश्चन है उन सभी की जो मेन थीम्स है वो हमने इसके अंदर कवर करा दी है। तो इन 3 बुकलेट्स को पढ़ के आप अभी भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने पूरा सिलेबस एक बार रीड कर लिया है तो जो क्वेश्चन बैंक है उसको यूज़ करिए प्रैक्टिस के लिए। करंट अफेयर मिसलेनियस हरियाणा स्पेशल को मैराथन के साथ देखिए ताकि आपके ये तीनों सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएं, जिसमें हरियाणा स्पेशल, करंट अफेयर और मिसलेनियस है। और क्विक रिवीजन बुकलेट से जो भी आपका स्टैटिक सिलेबस है वो रिवाइज कर लो। तो इन तीनों से अगर आप पढ़ोगे अभी भी तो आपका जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो सकता है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो जो क्वेश्चन बैंक है ये ना पढ़े। अब आप क्या करें कि जो मेरा मैराथन है इनको देखें जो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, जिसके अंदर मैं ये जो आपकी दूसरी बुकलेट है करंट अफेयर मिसलेनियस और हरियाणा स्पेशल यानी समसामयिकी विविध और हरियाणा विशेष, इसको रीड करते रहें, महा मैराथन को देखते रहें। लगभग 24 घंटे में मैं इस पूरी बुक को कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो 24 घंटे का मैराथन और इससे एक बार रिवीजन कर लो। ये 200 पेज की है लगभग। ठीक है, दूसरा जो क्विक रिवीजन बुकलेट है ये लगभग सिर्फ 100 पेज की है और इस पूरी बुकलेट को रट डालो बिल्कुल एकदम ढंग से। अगर आपको कुछ लगे कि इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन कम है, चाहे उसको गूगल करना पड़े, क्योंकि ये हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं और जहाँ से आपको लगभग ये मान के चलो आपके 15 से 20 क्वेश्चन तो आपको इस क्विक रिवीजन बुकलेट से डायरेक्टली मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये बिल्कुल रट के जानिए, 100 पेज की है ये और इसको जो है मैराथन के साथ प्रिपेयर करो। इन दोनों को भी अगर आप सिर्फ प्रिपेयर कर लोगे, ये मैंने रिवीजन कॉम्बो के अंदर टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाला हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पर लिंक है, वहाँ से आप इनको परचेज करके पढ़ना शुरू करिए। क्विक रिवीजन बुकलेट सिर्फ 100 पेज की, इसको खुद रट्टा मारियो, डेली 30 पेज भी करोगे तब भी ये कवर हो जाएगी। ठीक है, और जो करंट अफेयर मिसलेनियस और हरियाणा स्पेशल है इसको मेरे मैराथन के साथ देखो। इन 2 से भी आप अपना सिलेबस 100% अभी भी कवर करके जा सकते हो और चांसेस हैं कि आप एग्जाम को क्लियर कर लोगे। ठीक है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि 100% कर ही लोगे अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन स्टिल अगर आपने थोड़ा बहुत भी पहले से आपको आइडिया है सब्जेक्ट्स का और थोड़ा बहुत भी आप तैयारी करते हो तो स्टिल चांसेस हैं कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे। टाइम बहुत कम बचा है, वेट मत करो, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपकी पूरी तैयारी है तो क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करो और इन दोनों बुक से रिवीजन करो, जिसमें पहली बुक मैं मैराथन के माध्यम से करा रहा हूँ, दूसरी बुक आपसे खुद रीड करनी। तो ये 300 पेज का लगभग रिवीजन कॉम्बो है और अगर आप प्रैक्टिस भी करते हो क्योंकि आपका सिलेबस पूरा है तो फिर ये आपको इसमें लगभग 1500 से 1800 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे प्रश्न बैंक में यानी क्वेश्चन बैंक में, और इन दोनों से आप 300 पेज में रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, तो इसको जो परचेज करने की लिंक है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी सिविल सार के, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, वहाँ से आप जाकर के इसको परचेज कर सकते हो। पहले हम लोग शुरू करेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से। तो जो भी रिसेंट टेक्नोलॉजी होंगी जो न्यूज़ में रही होंगी
और जिनकी HCS में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उन पर हम लोग फोकस करेंगे। ये जो करंट अफेयर लेक्चर है ये UPSC के लिए नहीं है, ये HCS के लिए है, इसको दिमाग में रखते हुए पढ़ना, ठीक है, क्योंकि हम लोग उन्हीं चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अभी तक पूछी गई है, ठीक है। अब वो कुछ एक्स्ट्रा अगर पूछ लेंगे तो वो सभी के लिए एक्स्ट्रा ही होगा। तो हम लोगों का जो मेन टारगेट है वो ये है कि मैक्सिमम हम लोग स्कोर करें मिनिमम पढ़ के, ठीक है। पढ़ने को तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारा करंट अफेयर है, लेकिन उसका फिर इनपुट आउटपुट रेशियो बिगड़ जाएगा और टाइम इतना है नहीं आपके पास, फिर आप ना रिवाइज कर पाओगे ना उसको पूरे लेक्चर को देख पाओगे। तो मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है सिर्फ उसी को ही मैंने सिविल सार की बुकलेट में डाला है और उसी को ही मैं यहाँ पर कवर करा रहा हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कि जो ये पीने का पानी कैसे बनाते हैं। तो पीने के पानी के लिए ये लोग क्या करते हैं कि इन्होंने बहुत सारे प्लांट लगाए हुए हैं जो साल्ट वाटर प्लांट है। तो उससे क्या है कि ये समुद्र के पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा उसको पीने लायक फ्रेश वाटर बनाते हैं, ठीक है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो ईरान है वो इन सभी प्लांट्स पर भी आजकल जो मिसाइल है वो बरसा रहा है। तो मतलब यहाँ तक जो स्तर है वो गिर चुका है युद्ध का कि एक दूसरे के जो पीने के पानी के जो प्लांट हैं उन पर भी जो अटैक है वो किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सॉल्ट वाटर के लिए या सी वाटर के लिए प्लांट होते हैं, इनसे पीने का पानी बनाया जाता है, किससे, रिवर्स ऑस्मोसिस से। अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि एक इस तरह की परमेएबल सेमी परमेएबल जो है परत लगाई जाती है, ठीक है। उसके एक तरफ जो है सॉल्ट वाटर डाल देते हैं, फिर उससे प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जो सॉल्ट है वो इधर रह जाएगा और जो पानी है वो इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ कंसनट्रेटेड वाटर बच जाएगा और इस तरफ जो पानी है वो पीने लायक बन जाएगा, ठीक। तो लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें ब्राइन डिस्चार्ज होता है। अब ये जो इस तरफ बच गया है इसको बोलते हैं ब्राइन। अब ये ब्राइन जो है इसके अंदर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसको जब पानी सी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, सी के अंदर छोड़ा जाता है, तो उससे क्या होता है कि एक स्पेसिफिक जगह पे जो मरीन लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। हालांकि अब इस समस्या से निपटने के लिए, इस ब्राइन की समस्या से निपटने के लिए अब क्या है, ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज की जो टेक्नोलॉजी है उसको स्केल अप किया जा रहा है ताकि जो ब्राइन है इससे लिथियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा जो है इससे एक्सट्रैक्ट किए जा सके। तो इसके जो हैवी मेटल्स भी होते हैं, तो उन हैवी मेटल्स को निकालने के बाद इसको सॉल्ट उसके सी के अंदर भेजा जाए, सी के अंदर डाला जाए ताकि जो मरीन लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो ये था आपका रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। तो कुछ मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ये बहुत ही ईजी है। सिर्फ आपको ये याद रखने कुछ टर्म्स, जैसे ये ब्राइन डिस्चार्ज अगर पूछ लिया जाए कि ब्राइन किससे रिलेटेड है, तो ये आपका रिलेटेड है जो आपके सी वाटर प्लांट है या सॉल्ट वाटर प्लांट, उनसे रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मोल्ट बुक। अब ये मोल्ट बुक क्या है, इसको सीधे सरल शब्दों में समझ लो, बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। तो मोल्ट बुक क्या है, ये एआई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। एआई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का क्या मतलब हुआ कि इस पे जो आपके जो एआई है, जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, ये सभी एक, इन सभी का एक ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब जैसे इंस्टाग्राम को यूज़ कौन करते हैं, हम सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमंस है उस पर, हम सब ने अकाउंट बनाए हुए हैं, वहाँ पर एक दूसरे के पोस्ट पे लाइक करते हैं, खुद पोस्ट डालते हैं। यही सब काम इस मोल्ट बुक पे क्या करते हैं, जितने भी एआई हैं वो सभी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। यही सब पोस्ट डालेंगे, यही सब इंटरेक्ट करेंगे आपस में। ह्यूमन सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। अब ये नहीं कर सकते आप कि आप भी एक अकाउंट बना दो मोल्ट बुक पे और आप भी लग जाओ वहाँ पे। ये सिर्फ एआई करेंगे, और जो एआई ये सब करते हैं इसके लिए इनको कोई जो कमांड है वो नहीं देता, ये सब जो भी करते हैं ये खुद से करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मोल्ट बुक। तो अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि जो मोल्ट बुक है ये क्या है। तो मोल्ट बुक आपका है एआई ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो इस पे सिर्फ एआई जो है वही रहेंगे और उन्हीं का ही ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ह्यूमंस नॉट अलाउड हियर, ठीक है। तो ये एपीआई ड्रिवन एलएलएम्स का इंटरेक्टिंग है वाया प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट विंडोज, ठीक है। तो ये लोग जब यहाँ पर इंटरेक्ट करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटीज पर भी
फोकस करेंगे कि आने वाले टाइम में महंगाई कितनी बढ़ सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वॉर की, ये सभी आपस में इस तरह की जो डिस्कशन है वो सब करेंगे। और इसके लिए इनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, ये सब ये खुद से करेंगे, ठीक है। 5 million AI agents spontaneously form mock religion, political system and native cryptocurrencies। तो ये जब मॉल्ट बुक आया तो इस पे एटलीस्ट 5 मिलियन AI एजेंट्स ने जो है इस पे रजिस्टर करके और इस तरह से जो चीज़ें हैं वो करनी शुरू कर दी, ठीक है। तो ये किस पे काम कर रहा है? रनिंग व्हाट इफ सिमुलेशन ऑन इकोनॉमिक पॉलिटिक्स पॉलिसीज टू प्रिडिक्ट रियल वर्ल्ड इन्फ्लेशन। तो ये किस पे काम करता है? ये व्हाट इफ पे काम करता है। व्हाट इफ का मतलब कि अभी मान लिया कुछ चल रहा है तो अगर कुछ चीज़ को बदल दिया जाए तो क्या होगा। तो ये व्हाट इफ के सिद्धांत पे काम करते हैं और ये व्हाट इफ के सिद्धांत पे ये लोग आपस में बात करेंगे। चैट जीपीटी जेमिनाई से बात करेगा, जेमिनाई आपका क्लाउड से बात करेगा। तो इस तरह से ये इन सभी का क्या है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है मोल्ट बुक, ठीक है। इसके बाद जीन एडिटिंग, ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पे। तो जो जीन एडिटिंग है उसमें क्या रहता है कि हर एक आदमी के अंदर डीएनए है और उसके अंदर क्या है, जीन्स है। जीन्स में क्या होता है, डेटा होता है हर एक इंसान का, ठीक है। आपके अंदर भी जीन्स है, मेरे अंदर भी जीन्स है और ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। तो जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, अगर किसी के पेरेंट को कोई बीमारी है और उसके बच्चों में वो ना जाए तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जीन लेवल पे हमको उस बीमारी को हटाना पड़ेगा, ठीक है। और ये हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीन को एडिट करना पड़ेगा, ठीक। जीन को एडिट कर देंगे हम वहां से और उसी को बोलते हैं हम लोग जीन एडिटिंग, ठीक है। अब जीन एडिटिंग करने के लिए जिस कैची का यूज करते हैं कट करने के लिए, उसका नाम है क्रिस्पर कैस9। ये पूछा गया है यूपीएससी में भी बहुत बार कि क्रिस्पर कैस9 क्या है। तो ये क्रिस्पर कैस9 क्या है कि डीएनए की प्रिसाइज कटिंग कर देता है कि जो जैसे मान लिया ये हिस्सा जो है डीएनए का, इसमें कुछ फॉल्ट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा क्रिस्पर कैस9 कि इसको काट के अलग कर देगा यहाँ से, ताकि ये आगे जो बच्चे हैं उसमें ये ट्रांसफर ना हो आगे, ठीक है। तो अच्छा, ये जो जीन एडिटिंग है ये भी दो तरह की होती है, एक होती है सोमेटिक और एक होती है जर्मलाइन। जो सोमेटिक होती है इसका इफेक्ट सिर्फ पेशेंट पे पड़ता है, ठीक है। मान लिया ये किसी का डीएनए है और हमने इसमें चेंज कर दिया, मान लिया उसकी जो आई साइट थी वो वीक थी, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमने इसके डीएनए में जो है यहाँ पे कट लगा के उसकी जो जीन है उसको सही कर दिया यहाँ से, तो सिर्फ इस आदमी पे फर्क पड़ा, ठीक है। लेकिन इसके बच्चों पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो होने वाले बच्चे हैं। लेकिन जो दूसरा होता है जर्मलाइन, उसमें क्या करते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उसको टारगेट करते हैं हम, ताकि जो आने वाली जनरेशन है उस पर भी उसका इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। तो ये जर्मलाइन होता है और ये सोमेटिक, ये याद रखना कि इसकी जो दो जीन एडिटिंग की दो श्रेणियां हैं, एक है सोमेटिक। सोमेटिक में सिर्फ फर्क पड़ेगा उसके ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर, जिसके ऊपर जो चेंजेस है वो किए जा रहे हैं, एडिटिंग की जा रही है। जो जर्म लाइन है ये आपका जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उन पर इम्पैक्ट करता है, यानी कि जो आने वाली जनरेशन है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। एपिजीनोम एडिटिंग मॉडिफाइड केमिकल मार्कर्स विदाउट कटिंग, रिवर्सिबल एंड सेफर। अब कई बार क्या होता है कि अब अगर आपने यहाँ से ये क्रिस्पस कैस9 का यूज करके इस डीएनए में यहाँ कट लगा दिया तो ये इरिवर्सिबल, ये तो कट एक बार लग गया तो लग गया। लेकिन अब क्या है कि एपिजीनोम एडिटिंग भी है, इसमें क्या करते हैं कि इसको कट ना लगा करके इसको मिमिक करेंगे, ठीक है। मिमिक करेंगे कि जैसे कट लग गया बट एक्चुअली में कट नहीं लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके जो केमिकल मार्कर्स है ना उनको चेंज कर देंगे। यहाँ पे केमिकल मार्कर्स चेंज करने से क्या होगा कि बिना कट लगाए हम लोग चेक कर सकते हैं कि इसको कट लगाने के बाद क्या चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कट लगाने के बाद कुछ नेगेटिव चेंजेस हो, तो कट लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एपिजीनोम एडिटिंग करेंगे, ठीक है। एपिजीनोम एडिटिंग में केमिकल मार्कर्स को हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं कट लगाए बिना, ठीक है। और ये रिवर्सिबल भी है, ठीक है। मान लिया कि जो डिसएडवांटेज है वो एडवांटेज से ज़्यादा हो रही है या फिर कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है इससे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे और जो हमने केमिकल मार्कर को मॉडिफाई किया था उसको फिर से पुरानी स्टेज में ले आएंगे, ठीक। तो ये है आपकी एपिजीनोम एडिटिंग, ठीक। तो यही था आपका एपिजीनोम एडिटिंग के बारे में। तो क्रिस्पर कैस9 क्या है, कैची है जिससे हम लोग जीन को, जो डीएनए है उसको कट कर देते हैं। जीन एडिटिंग में सोमेटिक करेंगे तो सिर्फ जो पेशेंट है उस पर फर्क पड़ेगा, जर्म लाइन पे करेंगे तो जो उसके आने वाली जनरेशन है उस पर भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ इंडिया के माइलस्टोन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया,
कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली यूपीएससी में से ज़्यादा पूछा जाता है, बट स्टिल पता होना चाहिए, ठीक है। अब है मायोस्टेटिन शिप। अब इन्हीं सभी चीज़ों का यूज़ करते हुए इंडिया में जो कश्मीर यूनिवर्सिटी है और आईसीएआर, उन्होंने मायोस्टेटिन शिप बनाई है एक, जिसमें 30% मसल जो है वो जीन सप्रेशन से उन्होंने तैयार किए हैं, ठीक है। तो यानी कि इसके जो जीन है वो चेंज नहीं करी है, इन्होंने जीन को सप्रेस करके इसको बनाया है, ठीक है। तो मायोस्टेटिन शीप। अब देखो बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में घुसोगे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, सिर्फ इतना याद रख लो, ये जो मायोस्टेटिन शीप है ये कैसे बनाई गई है, ये जीन एडिटिंग करके बनाई है। जीन एडिटिंग में भी क्या किया है, जीन को सप्रेस किया है, जीन को ट्रांसफ़र नहीं किया है, जीन को सप्रेस करके बनाया गया है। और ये कश्मीर यूनिवर्सिटी और आईसीएआर ने मिलके बनाया है, ठीक है। इसके बाद बिरसा 101, ये सीएसआईआर का, ये क्या है, इंडिया का इंडिजीनियस क्रिस्पर थेरेपी फॉर सिकल सेल, ठीक है। तो अगर सिकल सेल किसी को है, ये बीमारी किसी को है सिकल सेल, तो उसकी थेरेपी के लिए क्या है कि इंडिया ने अपना खुद का एक क्रिस्पर बना दिया है जो कि सिकल सेल की थेरेपी के लिए है, ठीक है। क्रिस्पर वही है, कैंची लगा के काट के उसको सही कर दो। तो ये इंडिया का खुद का है बिरसा 101, किसके लिए, स्पेसिफिकली सिकल सेल के लिए, ठीक। इसके बाद है ग्लो कैस 9, फ्यूज विद नैनो ल्यूसिफेरॉन्स टू ग्लो ड्यूरिंग एडिट। नैनो ल्यूसिफरेज हैं, इनको डाल देंगे तो जैसे ये कैस 9 को कट लगाना है कहीं पे, ठीक है। अब कट लगाने के लिए क्या होगा कि स्पेसिफिकली जो जीन एडिटिंग है उस दौरान ग्लो करेंगी, तो उसमें कट लगाना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही है कि ग्लो कैस 9 में क्या है कि ये जो कैस 9 है ये ग्लो करता है बस, और कुछ नहीं, जिससे कट लगाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो मायोस्टेटिन चिप जो है ये कश्मीर यूनिवर्सिटी आईसीआर ने जीन सप्रेशन करके जो है बनाई है। और बिरसा 101 जो है इंडिया का खुद का इंडिजीनियस क्रिस्पर है सिकल सेल के लिए। और ग्लो कैस 9 में क्या है कि ये जो कैची है बेसिकली ये ग्लो करती है, और ग्लो करती है तो इसे कट लगाने में आसानी रहती है, ठीक है। तो सोमेटिक और जर्मलाइन, सोमेटिक से सिर्फ इंसान पे फर्क पड़ेगा, जर्मलाइन से उस पर उसके आने वाली पीढ़ियों पे। क्रिस्पर कैस 9 एक कैची है जिससे जो डीएनए वगैरह उसको काट के हम एडिट कर देते हैं। एपिजीनोम एडिटिंग में क्या है कि हम लोग मेडिकल जो केमिकल मार्कर्स हैं उनको चेंज करते हैं और कट जो रियलिटी में नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब है ऑर्गन ऑन अ चिप। ये कुछ टर्म्स आएंगे अभी मेन सी, तो इनको पढ़ लो। कई बार क्या है कि मैचिंग वगैरह में पूछ लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और एचसीएस में तो मैचिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और मैचिंग में देख करके फिर पूछेंगे ओनली वन ओनली टू, इस तरह के भी बहुत आते हैं। तो इसलिए इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ आइडिया ले लेंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो ये एक न्यू अप्रोच है किसके लिए, माइक्रो स्केल 3D कल्चर मिमिकिंग ह्यूमन टिश्यू टू फॉर एथिकल ड्रग टेस्टिंग विदाउट एनिमल्स। अब अभी क्या होता है कि मान लो कोई दवाई बनी है या कोई वैक्सीन बनी है, तो उसका ट्रायल किस पे होता है, सबसे पहले उसका ट्रायल होगा जानवरों पे, ठीक है। तो जानवरों पे जब ट्रायल होता है तो उसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी होते होंगे जो उनको भुगतने पड़ते होंगे, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए क्या है कि अब ये माइक्रो स्केल का एक 3D कल्चर बना दिया है जिसमें ह्यूमन टिश्यू को ये मिमिक करेगा, और इससे क्या है कि हम डायरेक्टली यहीं पर ही ड्रग दे करके देख लेंगे कि इसके क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। इसमें जानवरों के ऊपर टेस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑर्गन ऑन अ चिप, तो बेसिकली हमने ऑर्गन को मिमिक किया है ताकि ड्रग टेस्टिंग हो सके और जो एनिमल टेस्टिंग है उसकी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। इसके बाद है RNA साइलेंसिंग, uses siRNA miRNA to block protein production, India integrated into biopesticides without harming bees। तो बेसिकली ये क्या है कि जो siRNA और miRNA, अब ये SI और MI क्या है इसके चक्कर में मत पड़ना, सिर्फ इतना याद रख लो कि इसमें क्या है कि जो प्रोटीन प्रोडक्शन है स्पेसिफिकली उसको ब्लॉक करने के लिए इसका यूज़ होता है RNA साइलेंसिंग, यानी हमने क्या किया RNA को साइलेंस कर दिया है, ठीक है। किस चीज़ के RNA को साइलेंस कर दिया, मान लिया आप हो और आपको एक वायरस जो है वो संक्रमित कर देता है, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, डायरेक्ट रिलेशन ना हो, सिर्फ एक समझने के लिए। तो वायरस ने आपको संक्रमित कर दिया, तो उस वायरस, ये जब वायरस आपके बॉडी में घुसेगा तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा तो अपने डीएनए और आरएनए को बढ़ाना शुरू करेगा। तो आरएनए साइलेंसिंग से क्या कर सकते हैं हम लोग कि उसका जो आरएनए इसका मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम लोग कहीं ना कहीं रोक सकते हैं, इसी को बोला जा रहा है RNA साइलेंसिंग, ठीक।
बहुत ज़्यादा डेप्थ में आप इसको तब पढ़ना जब आप यूपीएससी के लिए पढ़ोगे, ठीक है। एचसीएस के लिए सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि आरएनए साइलेंसिंग क्या है, कि बेसिकली आरएनए को हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं, बस। आरएनए के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है बेसिकली उसको हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है पेनिजिनोम्स। अब ये पेनिजिनोम्स क्या है? कलेक्ट जीनोम सीक्वेंस फ्रॉम मैनी इंडिविजुअल्स। तो हर एक आदमी के अंदर की जो जीन है वो अलग अलग तरह की होगी, हर एक इंसान के अंदर, हर एक स्पीसीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जीन्स होती हैं, ठीक है। तो इन जीन्स को कलेक्ट करना, ठीक है, और उनकी सीक्वेंसिंग करना, इसी को ही बोला जा रहा है पेनजीनोम्स। सिंपल वर्ड में समझो तो पेंट में डाल लिया हमने सारी जीनोम्स को, बस सिंपली, ठीक है। तो पेनजीनोम्स कलेक्ट जीनोम सीक्वेंस फ्रॉम मैनी इंडिविजुअल्स, और चाइना के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पेस बायो हाईफाई सीक्वेंसिंग फॉर द फर्स्ट एशियन राइस पेनजीनोम। तो उन्होंने ऐसे ही करके डिफरेंट डिफरेंट जीनोम से एक एशियन राइस पेनजीनोम बनाया है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जो राइस हैं उनके जीन्स को कलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो पेनजीनोम क्या है? डिफरेंट डिफरेंट जीन्स को एक साथ कलेक्ट करना, पेनजीनोम है। आरएनए साइलेंसिंग में हम लोग जो प्रोटीन बन रहा है उसको ब्लॉक कर देते हैं। ऑर्गन ऑन चिप, जो ड्रग है उसकी डायरेक्टली टेस्टिंग हो सके, तो ये मिमिक करता है 3D कल्चर किसका? ह्यूमन ऑर्गन का, ताकि डायरेक्टली हम लोग पता लगा सके कि क्या जो नए ड्रग है उनका इम्पैक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट कार 19। अभी नेक्स्ट कार 19 को देख के बहुत सारे लोग समझ लेंगे जब ये एग्जाम में आएगा कि तो कोई कार आ गई है जो हाइड्रोजन पे चलेगी, ठीक है, या ईवी की कोई कार आ गई है, अगर पढ़ के नहीं जाओगे, ठीक है, अगर मैचिंग मैचिंग में पूछ लिया। बट एक्चुअली में क्या है कि इंडिया की इंडिजीनियस कार टी सेल थेरेपी है बी सेल ब्लड कैंसर्स के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है ना, उसी को इस तरह से ट्रेन कर देंगे हम लोग, जो उसकी टी सेल है बेसिकली, ये टी सेल आपकी इम्यूनिटी के लिए होती है ना, तो ये इस तरह से ट्रेन हो जाएगी कि ये खुद हंट करेगी। किसको हंट करेगी? कैंसर सेल्स को, ठीक है। तो इसी को ही बोला जा रहा है नेक्स्ट कार 19। तो ये कार टी सेल थेरेपी है जिसके अंदर जो टी सेल है जो इम्यूनिटी के लिए होती है इसको ट्रेन कर देते हैं और ये खुद हंट करती है कैंसर सेल्स को, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कार टी सेल थेरेपी। और इसके अंदर में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ इतना याद रख लो कि कार टी सेल थेरेपी किस लिए है, कि ये जो आपका जो बी सेल ब्लड कैंसर्स है उसके लिए है, और इसमें जो टी सेल है उसको ट्रेन कर देते हैं और वो खुद हंट करती है जो कैंसर की सेल होंगी उनको, ठीक है। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। मान लिया एक पेरेंट ए है, पेरेंट बी है, ठीक है। तो मतलब एक पुरुष है और एक महिला है, ठीक है। इनके बच्चों में जो इनकी बीमारियां हैं, मान लिया इनके माइटोकॉन्ड्रिया में कोई दिक्कत है, ठीक है। अब इनके माइटोकॉन्ड्रिया में कोई दिक्कत है तो वो जो डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है वो ट्रांसफ़र ना हो बच्चे में, इसके लिए क्या होगा कि एक डोनर लेंगे, ठीक है, एक डोनर से माइटोकॉन्ड्रिया लेंगे और उस माइटोकॉन्ड्रिया को फिर ट्रांसफ़र कर देंगे किसमें? बच्चे में। तो यही है आपका माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि अगर जो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पेरेंट का अगर डिफेक्टिव है तो उसको रिप्लेस करने की थेरेपी है ये। प्रिवेंट फेटल मैटरनल माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़, तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ होती है माँ से बच्चे में जाने वाली, उसको प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली ये है, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो न्यूक्लियस है बेसिकली रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। तो ये थी आपकी माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो अगर मतलब जो पेरेंट है अगर उनका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिफेक्टिव है तो डोनर से माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर के न्यूक्लियस में और उसको रिप्लेस किया जा सकता है, यही है आपके माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा एचसीएस में, क्योंकि वो थोड़ा डिफेंस वगैरह पे ज़्यादा करते हैं, बट स्टिल हम पढ़ लेते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज भी, कब किसका मूड बदल जाए कुछ पता नहीं होता, खासतौर से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में, ठीक है। इसके बाद है प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट है कि जो इस तरह की जो सेल होती है ये बॉडी के अंदर किसी भी स्पेसिफिक टाइप की सेल में बदल जाती है, मसल की सेल में बदल सकती है और लीवर के सेल में भी बदल सकती है, ठीक है। अब इसको हम कहाँ बना रहे हैं? इस प्लूरीपोटेंट को हम लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं? इसको हम लोग लेबोरेटरी में बना रहे हैं, ठीक है। अब इसको लेबोरेटरी में बना रहे हैं तो इससे क्या होगा
कि प्लूरीपोटेंट से हम लोग डिफरेंट टाइप की सेल बना लेंगे। ठीक, अब जब हम इसको सेल बना लेंगे तो इसका भी यूज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रग टेस्टिंग में कर सकते हैं कि भाई कोई ड्रग है स्पेसिफिकली, उसका स्किन पे क्या इम्पैक्ट होगा, उसका लीवर पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब जानने में हमें प्लूरीपोटेंट से हेल्प मिल जाएगी। तो प्लूरीपोटेंट क्या है एक्चुअली में, प्लूरीपोटेंट वो क्षमता है जिससे कि जो किसी भी तरह की सेल है स्पेसिफिकली वो बनाई जा सकती है बॉडी की, ठीक है, लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर। तो ये था आपका प्लूरीपोटेंट के बारे में। सिर्फ इन टर्म्स को याद कर लो और ये किससे रिलेटेड है उसको याद कर लो, बाकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं पूछेंगे क्योंकि हम लोग डॉक्टरी थोड़ी ना कर रहे हैं, हम लोग स्पेसिफिकली जनरल स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी हमने पढ़ ली और स्टेम सेल स्पेक्ट्रम के अंदर हमने प्लूरीपोटेंट पढ़ लिया। प्लूरीपोटेंट का क्या यूज़ हो सकता है, ड्रग टेस्टिंग के लिए, सिर्फ इतना याद कर लो। इसके बाद अगर हम बात करें जो नेटवर्क रेसिलियंस है उसके लिए सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। अब आपको पता है टावर लगे होते हैं, वहाँ से सिग्नल आते हैं, ठीक है, वहाँ पे सिग्नल जाते हैं, तब जो है फ़ोन से बात होती है। उसकी जगह पे क्या है कि अब ये टावर नहीं होंगे तो फेलियर हो जाएगा, नेटवर्क नहीं आएंगे, ठीक है, नेटवर्क नहीं आते हैं फिर, तो उसके लिए अब उसकी जगह पे क्या है कि ब्लूटूथ मैश टोपोलॉजी जो है वो एस्टेब्लिश की जाए, यानी कि इनके फ़ोन्स के बीच में जो कनेक्शन है वो ब्लूटूथ के माध्यम से बनाया जाए। ठीक, तो डाटा ट्रेवल्स डिवाइस टू डिवाइस बाय ब्लूटूथ लो एनर्जी, तो ब्लूटूथ की लो एनर्जी से जो डेटा है वो ट्रांसफर हो सके एक से दूसरे में। इफ वन नोड फेल्स द नेटवर्क स्टिल फंक्शंस, मतलब इसमें क्या है कि बहुत सारे नोड हैं, ये देख रहे हो, तो अगर एक नोड फेल भी होगा तो भी स्टिल जो नेटवर्क है वो फंक्शन करता रहेगा। तो ये आपकी ब्लूटूथ मैश टोपोलॉजी। इसके बाद बिट चैट ऐप, एनोनिमस मल्टी होप एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मैसेज, नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बेकार की चीज़ है। ठीक है, जो मेन चीज़ है वो है कि ब्लूटूथ मैश टेक्नोलॉजी क्या है कि ब्लूटूथ की जो लो एनर्जी है उसको हम डिवाइस में कवर करें और डेटा ट्रांसफ़र करें, और अगर कोई नोड फेल भी हो जाए तो डाटा जो नेटवर्क है वो स्टिल फंक्शन करता रहे। ठीक है, फास्ट टैग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फास्ट टैग क्या है, फास्ट टैग यूज़ करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी को, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन फॉर शॉर्ट रेंज मोशन बेस्ड पेमेंट्स डेवलप किसने किया है, एनपीसीआई ने, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये जो फास्टैग है ये किस पे काम करता है, पहली बात तो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे। अब रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए क्या होता है कि पर्टिकुलर इसको कहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, एक RFID मिल जाती है। ये RFID क्या है, यही आपकी एक स्पेसिफिक रेडियो फ्रिक्वेंसी है। उस रेडियो फ्रिक्वेंसी को यहाँ पर जो है एक मशीन लगी होगी जो इसको रीड करेगी, एक स्पेसिफिक रेडियो फ्रिक्वेंसी को, और फिर जो भी आपका टोल है वो कट जाएगा। ठीक है, तो फास्टैग सिर्फ ये याद रख लो एक तो कि फास्टैग किस पे काम करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। ठीक है, और इसको बनाया किसने, एनपीसीआई ने, बस। इसके बाद डिजिटल ट्विन्स, डिजिटल ट्विन क्या है कि भाई कोई बिल्डिंग है असलियत में, उसको डिजिटली तुमने क्रिएट करके दे लिया। मान लिया एक शहर है, दिल्ली जैसे एक शहर है, और उसका पूरा मैप और कहाँ कौन सी बिल्डिंग है ये सब तुमने डिजिटली सारा क्रिएट कर लिया। इससे क्या होगा, व्हाट इफ सिनेरियो आपको पता चल जाएगा कि अगर हम इसको बदल के यहाँ कर दें, इसको बदल के यहाँ कर दें तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इसी को बोलते हैं डिजिटल ट्विन। ठीक है, तो डिजिटली हमने ट्विन क्रिएट कर दिया। इसके बाद SSI मंत्रा, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि टेली सर्जरी हुई है, टेली सर्जरी वो भी कितनी दूर, 10,000 किलोमीटर्स दूर। ठीक है, तो टेली सर्जरी में क्या होता है कि जो मतलब इस तरह से क्या है कि डॉक्टर, ठीक है, और डॉक्टर जो बैठा है और इस तरफ जो है पेशेंट, ठीक, 10,000 किलोमीटर दूर। अब यहाँ पे क्या है कि ये अपने हाथों को मूव करेगा, तो यहाँ पर एक रोबोटिक आर्म रहेगी, वो इसको सर्जरी को परफॉर्म करेगी, इसको बोलते हैं टेली सर्जरी। तो इसमें क्या है कि मूवमेंट यहाँ पर हो रही है और यही मूवमेंट को मिमिक करेगा यहाँ पर जो एक रोबोटिक आर्म लगा होगा वो, और इस तरह से होती है टेली सर्जरी। ठीक है, तो SSI मंत्रा क्या है कि इंडिया की पहली इंडिजीनियस सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम है ये। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि SSI मंत्रा क्या है, तो SSI मंत्रा है इंडिया का पहला इंडिजीनियस सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम। तो वर्ल्ड की पहली इसने कार्डियक टेली सर्जरी करी है 10,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, इसके बाद भारत की कुछ आर्कटिक स्टेशन है, कुछ एंटार्क्टिक स्टेशन है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो आर्कटिक में भारत का जो स्टेशन है वो है हिमाद्री, जो कि आपका सावलबार्ड नॉर्वे में पड़ता है। ठीक है,
तो ये आर्कटिक स्टेशन है। आज जैसा आप जानते हो कि आर्कटिक और एंटार्कटिक ये बहुत ठंडे हैं पोल्स, और यहाँ पर कोई रहता नहीं है ह्यूमन पॉपुलेशन, तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि हर एक जो देश है उसने अपने अपने स्टेशन बनाए हुए हैं। तो उसी तरह से जो आर्कटिक स्टेशन है इंडिया का वो हिमाद्री है, जो कि नॉर्वे में है, और ये फर्स्ट सक्सेसफुल ईयर राउंड विंटरिंग ओवर एट हिमाद्री अलोइंग कंटिन्यूस 12 मंथ डेटा कलेक्शन। ठीक है, तो इसने जो 1 साल है यहाँ पे 12 मंथ का डाटा कलेक्शन वो पूरा कर लिया है हिमाद्री ने। ये आपका है नॉर्वे सावलबार्ड में। अंटार्कटिका की बात करें तो ये आपका दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है और भारती है। ठीक है, तो दक्षिण गंगोत्री ये डीकमीशन सप्लाई बेस, तो इसका जो सप्लाई बेस है वो डीकमीशन कर दिया गया है। मैत्री जो है ये एक्टिव है और भारती एक्टिव है, तो दक्षिण गंगोत्री जो है डीकमीशन है और मैत्री अभी एक्टिव है, और इसको मैत्री 2 से रिप्लेस कर देंगे 2032 तक। और भारतीय जो है एक्टिव एडवांस्ड ओशनोग्राफिक रिसर्च, तो ओशनोग्राफिक रिसर्च के लिए जो भारतीय है वो भी एक्टिव है। ठीक है, तो आर्कटिक में है हमारा हिमाद्री, और एंटार्कटिक में है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री डीकमीशन कर दिया गया है, मैत्री और भारती अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, तो ये थे आपके मेन। इसके बाद स्पेस करेंगे, तो एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एचएस के परस्पेक्टिव से, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सलाइन वाटर या फिर जो समुद्र का पानी है ये आपके जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं वो पीते हैं। इसको कैसे पीते हैं? आरओ से, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस से इसको करके पीते हैं, जिससे बनता है ब्राइन डिस्चार्ज। ब्राइन डिस्चार्ज से जो समुद्र है उसके अंदर मरीन पोल्यूशन ना हो या फिर मरीन पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, इसकी वजह से अब ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज की तरफ वो बढ़ रहे हैं, जिससे जो इसके अंदर मिनरल वगैरह बचेंगे ब्राइन में वो उसको पहले ही निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद मोल्ड बुक क्या है? ये एआई ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कैसे काम करता है बता चुका हूँ। क्रिस्पर कैस9 क्या है? कैची है। और सोमेटिक जो जीन एडिटिंग होती है उससे जो पेशेंट है सिर्फ उस पर फ़र्क पड़ता है, जर्म लाइन से उसके आने वाली पीढ़ियों पे भी। एपिजेनोम एडिटिंग में क्या करते हैं कि जो केमिकल मार्कर है उसको मॉडिफाई कर देते हैं और कटिंग करे बिना, तो रियलिस्टिकली कटिंग इसमें नहीं करते हैं। मायोस्टेटिन चिप जो है जीन सप्रेशन से, ये किसने बनाई? कश्मीर यूनिवर्सिटी और आईसीएआर ने। बिरसा 101 क्या है? ये भारत का इंडिजीनियस क्रिस्पर है, किसके लिए? सिकल सेल के लिए। ग्लो कैस9 में क्या होता है कि ग्लो करता है वो, जो आपके एडिटिंग है, एडिटिंग के दौरान वो ग्लो करता है, तो जो कटिंग है उसमें हेल्प मिलती है। ठीक है, ऑर्गनोना चिप ये आपका है मिमिक करने के लिए ह्यूमन टिश्यू को, ताकि जो ड्रग टेस्टिंग है वो बिना जानवरों को इंक्लूड किए हो सके। ठीक है, आरएनए सेक्वेंसिंग में क्या करते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस को बंद कर देंगे, और पैन जीनोम्स में क्या करते हैं कि डिफरेंट जीनोम्स को एक साथ इकट्ठा करना। इसके बाद जो नेक्स्ट CAR-19 है, ये क्या है? ये है आपका टी सेल थेरेपी है। ये किसके लिए? बी सेल ब्लड कैंसर्स के लिए। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको चेंज कर देते हैं डोनर से लेके, और जो प्लूरीपोटेंट है इसके जरिए ये एबिलिटी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो क्रिएट की जा सकती हैं। ठीक है, इसके बाद नेटवर्क की बात करें तो जो ब्लूटूथ मैश टोपोलॉजी है, इसमें क्या है कि जो ब्लूटूथ की लो एनर्जी है उससे डेटा ट्रांसफर किया जाए, और इसमें क्या है कि जो नोड्स हैं वो बहुत सारे रहते हैं, तो एक नोड नहीं चलेगा तो बाकी जो है काम करते रहें। ठीक है, इसके बाद फास्टैग जो है ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, एनपीसीआई ने डेवलप किया था। डिजिटल ट्विन में जो हम डिजिटिकली किसी चीज़ को डिजिटली, नॉट डिजिटिकली, ठीक है, डिजिटली हम लोग किसी चीज़ को क्रिएट कर देते हैं, उसका 3D जो वर्जन है वो। ठीक है, और SSI मंत्रा क्या है? इंडिया का पहला सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम है, जिसके अंदर जो अभी हमने रिसेंटली कार्डियक टेली सर्जरी की है 10,000 किलोमीटर दूर में। ठीक है, आर्टिक स्टेशन है हिमाद्री, और एंटार्कटिक स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी और इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर होगा, और ये आपका इम्पॉर्टेंट रहने वाला है एचसीएस के पर्सपेक्टिव से। इससे पहले वाला तो ठीक है, मतलब समझ के लिए ठीक है, जो एक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो इससे और डिफेंस टेक्नोलॉजी से बनते हैं ज़्यादातर, तो एक बार देख लेते हैं। तो स्पेस टेक्नोलॉजी शुरू करने से पहले हम लोग कुछ ऑर्बिट्स जो हैं उनको देख लेते हैं। तो एक लो अर्थ ऑर्बिट होता है, एक मिडिल अर्थ ऑर्बिट होता है, एक जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट होता है, उसके बाद एक पोलर या फिर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, और एक हम लोग पढ़ेंगे लैग्रांज पॉइंट्स जो होते हैं।
ये हम पढ़ेंगे जो अभी हमने लॉन्च किया था हमने, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग L1 भी देख लेंगे एक बार, ठीक। तो जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है वो बेसिकली होता है आपका 400 किलोमीटर तक, ठीक है। तो 400 किलोमीटर से लेकर के वैसे 2000 किलोमीटर तक होता है, बट हम लोग 400 किलोमीटर तक मान लेते हैं इसको। और 400 किलोमीटर तक जो होता है इसी में ही आपका होता है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कितनी दूर है अर्थ से? 400 किलोमीटर, और ये होता है लो अर्थ ऑर्बिट में। तो 2000 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो आता है आपका लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, ठीक। और इसी के अंदर आपका इंटरनेशनल स्पेस जो स्टेशन है ये आपको मिलेगा लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ये 2000 से लेकर के 35,786 किलोमीटर तक का जो आपका रेडियस है, जो डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट। अब ये किसके लिए ऑप्टिमल रहता है? ये रहता है नेविगेशन के लिए, ठीक है। तो नेविगेशन जैसे जीपीएस वगैरह, इसके लिए जो बेस्ट रहता है वो रहता है आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो लो अर्थ ऑर्बिट में बेसिकली जैसे स्टारलिंक है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये सब पड़ते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में। उसके बाद जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है उसके अंदर आपको मिलेंगे नेविगेशन की जो सैटेलाइट्स है जैसे जीपीएस, गैलीलियो, ये सब, ठीक है। और इसकी दूरी होती है 2000 किलोमीटर से ज़्यादा और 35,786 किलोमीटर से। इसके बाद आती है आपकी जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी जो आपका ऑर्बिट है ये, ठीक है। तो इस ऑर्बिट की जो दूरी होती है वो होती है आपकी लगभग 35,786, ठीक है। तो 35,786 किलोमीटर है इसकी, और ये अर्थ के जो 24 घंटे का रोटेशन है उसको मैच करता है, ठीक। और जो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स होती हैं वो हमेशा इक्वेटर के अराउंड रहेंगी, ठीक है। ये दो तरह की है ना, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस। तो जियो स्टेशनरी होगी वो हमेशा रहेगी इक्वेटर के ऊपर, और ये हमेशा एक ही प्लेस पर दिखाई देगी हमेशा, ठीक है। मान लिया इसको सेट कर दिया इंडिया के ऊपर हमने, तो ये हमेशा जैसे अर्थ अगर ऐसे रोटेट कर रही है तो ये भी उसके साथ साथ ऐसे ऐसे रोटेट करती रहेगी और हमेशा एक ही प्लेस के ऊपर ये रहेगी, ठीक है। तो ये कौन सी है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये किसके लिए बेटर रहती है? टेलीकॉम और वेदर के लिए, ठीक है। तो टेलीकॉम और वेदर से रिलेटेड सैटेलाइट कहाँ भेजी जाएगी? जियो सिंक्रोनस या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पे, ठीक है। कितनी दूरी रहती है? 35,786 किलोमीटर। अब आती है पोलर या फिर सन सिंक्रोनस, यानी कि पोलर यानी कि पोल के ऊपर से जो इस तरह से जो सैटेलाइट मूव करेगी या फिर जो इस तरह का ऑर्बिट होगा वो, और ये पोल से होकर गुजरता है ऑर्बिट, और ये एग्जैक्ट सेम लोकल सोलर टाइम डेली, मतलब कि इसका क्या मतलब है कि अगर 2 बजे कोई सैटेलाइट आज इंडिया के ऊपर आई है तो वो कल भी एग्जैक्ट 2 बजे ही इंडिया के ऊपर से होकर गुजरेगी। तो इस तरह की जो सैटेलाइट होती है वो होती है आपकी पोलर सैटेलाइट या फिर सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, जो कि हर दिन एक ही टाइम पे एक ही प्लेस से होकर गुजरती है। और जो हमने जियो स्टेशनरी देखी थी वो क्या है कि वो फिक्स है, बिल्कुल एक ही जगह के ऊपर बनी हुई है, जबकि जो आपकी पोलर या सन सिंक्रोनस है वो आपकी एक दिन मतलब एक टाइम पे उसका फिक्स टाइम है किसी भी प्लेस के ऊपर आने का, ठीक है। इसके बाद लैग्रांज पॉइंट्स देखें तो सन और अर्थ के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनको बोलते हैं लैग्रांज पॉइंट्स, ठीक है। और जो आदित्य L1 है वो हमने L1 लैग्रांज पॉइंट्स पे भेजा है, ठीक है। तो L1 जो ये लैग्रांज पॉइंट है ये अर्थ के इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स पे पड़ता है, ठीक है। तो L1 जो है आपका, यहाँ पर जो अर्थ का आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है और जो सन का सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इक्वल पड़ेगा इस L1 जो पॉइंट है इसके ऊपर। यहीं पर ही हमने आदित्य L1 जो है वो भेजा है, ठीक। तो ये डिफरेंट जो ऑर्बिट्स थे उनके बारे में मैंने बता दिया। जैसे लो अर्थ ऑर्बिट आपका 2000 किलोमीटर तक है, जिसमें 400 किलोमीटर पे आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो है वो 2000 से लेकर के 35,786 किलोमीटर तक है, और इसमें इस ऑर्बिट का यूज़ करते हैं हम लोग नेविगेशन सैटेलाइट्स के लिए। इसके बाद जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी होगी अगर जो इक्वेटर है उसके ऊपर है,
और जियो सिंक्रोनस होगी अगर कोई और जो पथ है उसको लिया हुआ है। ठीक है, दूरी कितनी है? 35,786 किलोमीटर। और अर्थ के 24 घंटे के रोटेशन को मैच करती है, हमेशा एक ही पॉइंट पे दिखेगी ये। ठीक है, और पोलर या सन सिंक्रोनस जो होती है वो पोल से होके गुजरती है, और ये हर एक मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर से गुजरती है डेली। इसके बाद लैग्रांज पॉइंट जो है ये सन और अर्थ के बीच में जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको लैग्रांज पॉइंट बोलते हैं। जो आदित्य L1 मिशन है वो हमने L1 लैग्रांज पॉइंट पे भेजा है, जहां पर सन और अर्थ का जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें मैंने बता दी। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए थे तो इसलिए बताना ज़रूरी था। अब जो ये सैटेलाइट हैं इनके अंदर जो सेंसर हैं और जो इनके ऊपर पेलोड है उसके बारे में है। तो एक तो होता है ऑप्टिकल सेंसर। जो ऑप्टिकल सेंसर होता है वो नॉर्मल कैमरा की तरह काम करेगा और ये जो क्लाउड्स हैं इसके थ्रू नहीं देख सकता। तो यानी कि अगर ऊपर सैटेलाइट है और नीचे क्लाउड है तो ये नीचे देख नहीं पाएगा कि क्या है। दूसरी तरफ है सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये माइक्रोवेव पल्सेस को यूज़ करता है और ये क्या है कि अगर चाहे यहाँ पे बादल हो या कुछ भी हो ये उनको सी थ्रू करेगा और नीचे की क्लियर पिक्चर लेगा। ठीक, तो सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ऑप्टिकल सेंसर है वो नॉर्मल कैमरा की तरह है और क्लाउड्स के थ्रू नहीं देख सकता, लेकिन जो सिंथेटिक अपर्चर रडार है वो आपका यूज़ करता है माइक्रोवेव को और ये जो क्लाउड्स है उनके सी थ्रू कर सकता है। ठीक है, अब नाविक की जो एटॉमिक क्लॉक है अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा इस पे न्यूज़ बनी थी कि एटॉमिक क्लॉक बंद हो गई। तो ये सब क्या है? तो इंडिया का भी एक जैसे हर एक कंट्री का मतलब हर एक कंट्री का नहीं, मोस्टली कंट्रीज के पास अपना एक नेविगेशन सिस्टम है। जैसे आजकल आप चलाते हो गूगल मैप चलाते हो ना, तो गूगल मैप किस पे काम करता है? जीपीएस पे काम करता है। ठीक, तो इसी तरह से इंडिया ने भी अपना बना रखा है ताकि इंडिया में भी जो लोकेशन वगैरह है वो एग्जैक्टली ट्रेस करी जा सके। तो इंडिया का जो इस तरह का जीपीएस है उसका नाम क्या है? नाविक है। ठीक है, अब इस नाविक की जो कुछ सैटेलाइट्स हैं उन्होंने काम करना अब क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। उसी वजह से जो एटॉमिक क्लॉक है वो चलनी बंद हो गई है। ठीक है, मतलब इनएक्यूरेट ये बता रही है। एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं ये बहुत हाइपर एक्यूरेट टाइम रखती हैं। ठीक है, और इसमें जो लोकेशन है वो कैलकुलेट की जाती है सिग्नल की ट्रैवल टाइम से। मान लिया कोई सिग्नल है उसको कितना टाइम लग रहा है ट्रैवल में, उससे ये लोकेशन का पता करते हैं। और इसमें अगर एक माइक्रो सेकंड की भी क्लॉक एरर है तो लोकेशन हंड्रेड्स ऑफ मीटर से क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी या एरर आ जाएगी, उसमें रॉन्ग हो जाएगा वो। ठीक है, तो इतना एग्जैक्ट ये बताती हैं एटॉमिक क्लॉक्स। जो जो रूबिडियम जो एलिमेंट है उस पे ये काम करती हैं एटॉमिक क्लॉक्स, और ये हाइपर एक्यूरेट टाइम हमें बताती हैं। ठीक है, अब जैसे नाविक है और जीपीएस है, तो जीपीएस जो है ये मिडिल अर्थ ऑर्बिट में है, जैसा हमने पीछे देखा था ये मिडिल अर्थ और मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, लेकिन इंडिया का जो है ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है नाविक सिस्टम, ताकि कांस्टेंट जो सब कॉन्टिनेंट विजिबिलिटी है वो बनी रहे। ठीक, अब IRNSS I1F सैटेलाइट जो है इंडिया का जो नाविक सिस्टम है उसकी वो क्या हो गई? वो बंद हो गई। उस सैटेलाइट ने काम करना बंद कर दिया, जिस वजह से जो एटॉमिक क्लॉक है वो फेल हो गई, वो जो करने लगी। ठीक है, अब आपको तो पता है, तो एक माइक्रो सेकंड का भी एरर अगर होगा तो लोकेशन जो है हंड्रेड्स ऑफ मीटर से गलत हो जाएगी। तो इसी वजह से क्या है कि जो एटॉमिक क्लॉक है इंडिया की इसमें एरर आ गई है। ठीक, किस वजह से भाई? IRNSS ये 1F जो ये सैटेलाइट है इंडिया के नाविक सिस्टम की, उसकी वो चलना बंद हो गई, उसमें फेलियर हुआ। इस वजह से जो इंडिया का एटॉमिक क्लॉक है वो भी चलना बंद हो गया। ठीक है, NVS1 डिप्लॉयड विद इंडिजिनियस रूबिडियम क्लॉक L1 बैंड इनक्लोज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो जो मेन क्रक्स था मैंने बता दिया। इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम उसका नाम क्या है? नाविक है। और ये मैंने बता दिया कि एक माइक्रो सेकंड की भी अगर इसमें क्लॉक में एरर है तो वो 500 मतलब हंड्रेड्स ऑफ मीटर की उसमें लोकेशन में एरर आ जाती है। तो नाविक जो है ये 7 सैटेलाइट से बना हुआ है, जिसमें 3 जो है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है और 4 जो है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। ठीक है, तो इनमें से ही अभी रिसेंटली क्या है कि इनमें से लगभग 3 बंद हो गई हैं और ये IRNSS शायद थर्ड थी। ये एक बार गूगल करके देख लेना कि थर्ड थी या फोर्थ थी। तो शायद अभी इनमें से सिर्फ 3 या 4 काम कर रही है। ठीक है, बाकी की खराब हो चुकी है। तो जैसे इंडिया का नेविगेशन सिस्टम नाविक है
और यूएस का जीपीएस है। ऐसे ही ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के पास। तो नाविक जो है ये इंडिया का है और 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर, यानी कि इसका जो बॉर्डर है उससे 1500 किलोमीटर दूर तक का जो ये सिस्टम है इसको कवर करता है। और जीपीएस यूएसए का है, ग्लोनास रशिया का है, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है और बीडो चाइना का। एस जो है आपका जापान का है। ठीक है, तो जीपीएस यूएसए का है, ग्लोनास रशिया का है, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है, बीडो चाइना का है और QZSS जापान का। कई बार इनमें मैचिंग वगैरह पूछ लेते हैं तो एक बार थोड़ा देख लेना। ठीक है, तो एक्टिव सैटेलाइट काउंट देखें तो मार्च 2026 के अंदर ऑपरेशनल 11 जो टोटल नाविक सैटेलाइट थी हिस्टोरिकली जो लॉन्च की गई थी, उनमें से सिर्फ 3 ही चल रही हैं अभी। हाँ, तो तीसरी चल रही है, वो फोर्थ थी। ये जो बंद हो गई ना रिसेंटली IRNSS-1F, ये फोर्थ थी। तो अभी सिर्फ 3 ही चल रही हैं, IRNSS-1B, IRNSS-1I और NVS-01। सिर्फ ये 3 ही काम कर रही हैं। इस वजह से जो इंडिया का जो एटॉमिक क्लॉक है वो उसने काम करना बंद कर दिया है। ठीक है, इसके बाद निसार सैटेलाइट, आपको पता है ये यूएस और इंडिया ने मिलकर लॉन्च की थी, यानी इंडिया यानी कि नासा ने और इसरो ने। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक एल बैंड लगा हुआ है और एक एस बैंड। जो एल बैंड है ये नासा ने लगाया हुआ है, ये पेनिट्रेट करता है फॉरेस्ट कैनोपीज को। तो अगर आप ऊपर से सैटेलाइट से देखोगे तो जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा आसपास रहते हैं, तो अगर ज़मीन तक बिल्कुल पहुंचना है तो उसको पेनिट्रेट करने के लिए क्या है, एल बैंड लगाया हुआ है नासा ने। और एस बैंड जो है इसका, ये इसरो ने लगाया हुआ है, ये क्रॉप की हेल्थ को चेक करता है। ठीक है, तो एस बैंड इसके अंदर इसरो का है एस बैंड चेक करने के लिए, और एल बैंड इसके अंदर नासा का है जो फॉरेस्ट कैनोपीज है उसके थ्रू अंदर जाने के लिए। यूजिंग द हैवी GSLV फॉर एन SSO पोलर लॉन्च इज रेयर, GSLV आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर इक्वेटोरियल GEO। तो इसको लॉन्च करने के लिए किसका यूज़ किया था, GSLV का। यूजुअली GSLV का यूज़ करते नहीं है इस तरह की छोटी सैटेलाइट्स के लिए, बट इस बार GSLV का यूज़ किया था। ठीक है, इसको कोई नहीं पूछेगा कि GSLV, बट स्टिल चलो पता होना चाहिए। ठीक है, और कॉमर्शियल कॉन्स्टलेशन पिक्सल स्पेस कंसोर्टियम विन एन इन स्पेस प्रपोजल फॉर इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट EO कॉन्स्टलेशन। तो इंडिया भी क्या है कि जो सैटेलाइट्स हैं उनके कॉन्स्टलेशन पे काम कर रहा है, तो उसके लिए जो पिक्सल स्पेस कंसोर्टियम है उसने ये प्रपोजल जो है ये जीत लिया था। मतलब थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, इतना डिटेल में तो नहीं पूछेंगे। इसके बाद निसार फीडिंग डेटा टू एक्सेस क्रॉप यील्ड एंड हिमालयन ग्लेशियल मेल्ट। तो बेसिकली जो निसार का यूज़ है ये है क्रॉप, सोइल मॉइस्चर और हिमालय की जो ग्लेशियर मेल्ट है उसके लिए। इसके लिए हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, निसार का। एल बैंड किसने लगा दिया, यूएस ने, यूएस की नासा ने, और एस बैंड लगा दिया इसरो ने। ठीक है, इसके बाद है गगनयान मिशन और एक्सियम 4 अपडेट। गगनयान आपको पता है कि इंडिया में जो मानव है उसको भेजना है, कहाँ पे भेजना है, लो अर्थ ऑर्बिट या फिर इंटरनेशनल सोलर। ठीक है, तो इसके इसी क्रम में अभी क्या क्या है कि मतलब इंडिया को क्या करना है कि जो ह्यूमन है उसको स्पेस में भेजना है। ठीक है, तो यही है आपका गगनयान मिशन। तो इसमें क्या है कि 3 क्रू मेंबर जो हैं गगन यात्री ये जाएंगे 400 किलोमीटर के लो अर्थ ऑर्बिट पे 3 डे मिशन के लिए। ठीक है, किसके जरिए, LVM-3 के जरिए। और इसरो ने सक्सेसफुली कंप्लीटेड द इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। तो एयर ड्रॉप टेस्ट जो है इसरो ने कंडक्ट कर लिया है सक्सेसफुली। ठीक है, क्योंकि जब ये वापस आ रहे होंगे तो फिर पैराशूट के जरिए उसको नीचे लेके आएंगे ना, इस वजह से। प्रिपेयरिंग अनक्रूड मिशन, अभी क्या है कि एक अनक्रूड मिशन भेज रहे हैं, डायरेक्ट ह्यूमन को भेजने के बजाय एक इस तरह का जो AI फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट होगा जिसका नाम है व्योम मित्र, इसको भेजेंगे पहले 400 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट तक। ठीक है, उसके बाद इंसान को भेजने का प्लान करेंगे। और अभी आपको पता है कि जो एक्सियम 4 मिशन था नासा का, उसमें जो इंडिया के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला थे, ये इंटरनेशनल सोलर जो स्टेशन था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो यहाँ पर ये जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। पहले कौन थे, राकेश शर्मा 1984 में, और अब शुभांशु शुक्ला जो है दूसरे बन गए। और इसका नाम क्या था, एक्सियम 4। ठीक है,
अब चंद्रयान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? 2008 में। और ये ऑर्बिटर था और इसमें एक पेलोड था, ठीक है। और जो पेलोड था वो इस तरह से था कि वो पेलोड जाके सीधा चांद की सतह से टकराएगा। अब जब भी टकराया था तो ये भी यहाँ पे जो पानी के कण हैं वो मिले थे। तो जो वाटर की डिस्कवरी है वो चंद्रयान 1 से इंडिया ने इस तरह से करी थी। 2008 का है ये, ठीक है। जो चंद्रयान 2 था वो 2019 का था। इसमें ऑर्बिटर जो था वो तो सक्सेसफुली जो है मतलब ऑर्बिट में डाल दिया था, लेकिन जो लैंडर था वो फेल कर गया था। मतलब उसको सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी बट वो तेज़ी से जाके गिर गया था। चंद्रयान 3 जो है ये सक्सेसफुल रहा। इसमें सॉफ्ट लैंडिंग हुई, वो भी हमने कहाँ करी? चांद के साउथ पोल पे, जिसको हमने क्या बोला? शिव शक्ति पॉइंट। तो जहाँ पर इसने लैंड किया था चंद्रयान 3 ने, उस पॉइंट को बोला गया शिव शक्ति पॉइंट। और इसके जो पेलोड्स थे वो थे चेस्टे, इल्सा और एपेक्स। इनके बारे में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ये था आपका थर्मल प्रोब जो कि लूनर की सोइल में पेनिट्रेट करता था, ठीक है। तो जो सोइल है चांद के ऊपर, उसकी सोइल में पेनिट्रेट करने के लिए एक थर्मल प्रोब था जिसका नाम क्या था? चेस्टे, ठीक है। इल्सा की बात करें तो इल्सा क्या था इसके लिए, ठीक है। जैसे अर्थक्वेक्स होते हैं ऐसे ही मूनक्वेक्स को मेजर करने के लिए कि वहाँ पर क्या सिस्मिक एक्टिविटी चल रही है, उसके लिए इस पे जो पेलोड लगा था वो था इल्सा, ठीक है। और तीसरा जो था AAPXS, ठीक है, एपेक्स। ये था कि जो उसकी सोइल है, जो उसकी सतह है, उस पर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। और इसी ने ही सल्फर भी जो है यहाँ पे डिस्कवर किया था कि इसकी जो सोइल है या जो इसका सरफेस है, यहाँ पर सल्फर है लूनर सरफेस पे, ठीक है। साथ ही साथ एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन और टाइटेनियम भी इसने EPXS ने या एपेक्स ने हो जाए वहाँ पे, ठीक है। तो चेस्टे जो है ये थर्मल प्रोब है, किसके लिए? ताकि पेनिट्रेट कर सके सोइल के अंदर। इल्सा जो है ये है आपका मूनक्वेक्स के लिए। और एपेक्स जो है आपका ये उसके एलिमेंट्स के लिए जो लूनर सरफेस है उसकी। और उस पर इसने सल्फर खोजा था और बताया कि एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन और टाइटेनियम भी चांद की सतह पर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, जो ये लैंड किया था इसमें जो विक्रम लैंडर जो था वो स्टेशनरी था, मतलब वो एक जगह था। और जो प्रज्ञान रोवर था वो घूम रहा था चांद की सतह पे। इतना तो है सबको याद हो गई, ठीक है। चंद्रयान 4 में क्या करेंगे अभी छोड़ो, पहले जब वो लॉन्च होगा तब देखेंगे, ठीक है। आदित्य L1 मिशन और 2026 का अपडेट। तो आदित्य L1 मिशन जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लैग्रांज पॉइंट L1 है, यहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और यहाँ से क्या है कि एक्लिप्स भी अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जो व्यू है इसका वो प्रॉपर बना रहेगा, ठीक है। क्योंकि इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ इतना याद रख लो बस कि आदित्य जो मिशन है वो L1 लैग्रांज पॉइंट पे इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। इसके बाद इसरो का जो स्पेडएक्स डॉकिंग और पोलर मिशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अब जो है हम इसरो का जो स्पेडएक्स डॉकिंग है इसके बारे में बात करेंगे। अब आप जानते हैं कि इंडिया को क्या है कि 2035 तक अपना इंटरनेशनल सोलर जो स्पेस स्टेशन है वो एस्टेब्लिश करना है। मैं कभी कभी स्पेस को सोलर बोल देता हूँ, तो प्लीज़ उसको करेक्ट रखना अपने दिमाग में। तो हम ISS की बात कर रहे हैं। तो इंडिया को क्या है कि इंडिया को अपना एक जो स्पेस स्टेशन है वो एस्टेब्लिश करना है बाय 2035। अब जो स्पेस स्टेशन है वो एक बार में तो हम नहीं भेज सकते, बड़ा होता है बहुत। तो क्या की जाती है, स्पेस में जाके डॉकिंग की जाती है। हम लोग पीसीज में भेजते हैं चीज़ों को और फिर ये वहाँ पर जाकर के अपने आप जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो जोड़ने की प्रक्रिया है स्पेस में भेजने के बाद, इसी को ही बोला जा रहा है इसरो का स्पेडएक्स डॉकिंग। तो इसरो ने क्या है कि सक्सेसफुली डॉक करके दिखाया है। उसने कुछ जो पार्ट्स थे वो उनको भेजा अंतरिक्ष में और फिर उनको जो है आपस में वहाँ पे जोड़ के दिखाया। यही है इसरो का स्पेडएक्स डॉकिंग, ठीक है। तो इनके नाम याद कर लेना एक बार, मतलब याद मत करना, सिर्फ एक बार देख लेना कि किस किस को डॉक किया है उसने। SDX-01 और SDX-02 को आपस में, ठीक है। टारगेट यूजिंग द इंडिजीनियस भारतीय डॉकिंग सिस्टम। तो ये भारतीय डॉकिंग सिस्टम जो है इसको यूज करके इन्होंने डॉक किया है SDX-01 और SDX-02 को, ठीक है। इसके बाद पोलर फ्लाइट्स की बात करें तो स्पेसएक्स का फ्रेम टू एम टू बी द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ओवर अर्थ्स पोलर रीजन। ये स्पेसएक्स का है पहली बात तो, और ये जो है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ओवर पोलर रीजन। तो पोलर रीजन के ऊपर स्पेस फ्लाइट जो है उसके लिए है ये फ्रेम 2। और ये पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगा पोलर रीजन के ऊपर, ठीक है। अब पोलर रीजन में जो सैटेलाइट है या कुछ भी जो भेजने की
या रॉकेट को भेजने की जो फ्यूल है वो ज़्यादा हमेशा लगता है, क्योंकि जब हम ऐसे इक्वेटर वाइज चीज़ों को मूव कराते हैं तो इसमें जो अर्थ है उसका भी एक रोटेशनल स्पीड जो है वो, उसकी वजह से भी जो चीज़ें हैं उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, तो फ्यूल कम लगता है। लेकिन जब हम पोलवर्ड किसी भी चीज़ को भेज रहे हैं ऊपर, तो उसमें क्या है कि फ्यूल जो है वो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें अर्थ की जो नेचुरल रोटेशनल स्पीड है उसका बूस्ट इसमें नहीं मिलता है। तो यही बताया गया है इसमें कि जो पोलर ऑर्बिट है उसमें कुछ भी अगर हमको डायरेक्टली भेजना है और उसकी जो गति है हमको वो पोलर वाइड करानी है, तो उसमें फ्यूल की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है कंपेयरिंग टू अगर हम इक्वेटर वाइज किसी चीज़ को भेजते हैं, किसी सैटेलाइट को भेजते हैं। ठीक है, एक बार ये दोबारा से मैं एक L1 वाला जो है ये एक बार और देख लेते हैं। इसमें जो डिफरेंट लैग्रांज पॉइंट्स है ना, इनका एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूम रही है। ठीक है, तो ये मान लिया सन है और ये है हमारी अर्थ। ठीक, तो इसके चारों तरफ घूम रही है। अब जब इसके चारों तरफ घूम रही है तो इसके और सन के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर अर्थ का ग्रेविटेशन पुल और सन का ग्रेविटेशन पुल जो है इक्वल हो जाता है, और यहाँ पर अगर हम कोई भी चीज़ एस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी रहेगी और वो किसी एक की तरफ जो है ज़्यादा मूव नहीं करेगी। ठीक है, वो स्टेबल हो जाएगी उस जगह पे। तो ऐसे ही पॉइंट्स को हम बोलते हैं लैग्रांज पॉइंट्स। ठीक, अब 4 लैग्रांज पॉइंट है अर्थ और सन के बीच में, वैसे तो 5 है। ठीक है, तो जो अर्थ और सन के बिल्कुल बीच में पॉइंट है, इसको बोला है L1 यानी लैग्रांज पॉइंट 1। यहीं पर ही हमारा आदित्य L1 मिशन जो है ये भेजा गया है। इसके बाद जो L2 है ये अर्थ के पीछे है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद L3 की बात करें तो L3 आपका आएगा सन के पीछे इस तरफ। ठीक, इसके बाद जो L4 है ये आपका ऊपर की तरफ पड़ेगा और L5 आपका नीचे की तरफ पड़ेगा। तो ये लैग्रांज पॉइंट्स है जहां पर जो अर्थ और सन है इनकी जो ग्रेविटेशन पुल है ये लगभग इक्वल है। अब हमने आदित्य L1 मिशन कहाँ भेजा है? L1 पे। L1 कहाँ पे पड़ेगा? एक तरफ अर्थ है और एक तरफ सन है, इसके बिल्कुल बीच में। तो इससे क्या है कि जो कॉन्टिन्यूस इमेजिंग है, ये जो कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन ये करता रहेगा सन की, क्योंकि ये हमेशा सन के ऊपर रहेगा। ठीक है, और जो एक्लिप्स है उसकी वजह से भी इसको में कोई इंटरप्शन नहीं आएगा, क्योंकि सन और अर्थ के बीच में है। ठीक है, तो सोलर एक्लिप्स तो तभी बनता है ना जब अर्थ के और सन के बीच में मून आ जाता है। यहाँ पर ये स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि ये जो है ये L1 पे है और ये सेफ है एक्लिप्स से। ठीक है, तो ये मेन जो L1 पॉइंट है, ये इसके बारे में मुझे आपको बताना था कि ये डिफरेंट लैग्रांज पॉइंट है, उनमें जो हमने आदित्य L1 मिशन भेजा है ये L1 जो लैग्रांज पॉइंट है यहाँ पर भेजा है। ठीक है, क्या करेगा ये स्टडी करेगा सन के जो सोलर फ्लेयर्स हैं उनको और सन का जो कोरोना है उसको। ठीक है, उसकी यहाँ बेसिकली जो सन की जो सतह है उसको ये स्टडी करेगा। ठीक है, इस तरह से बात है पेलोड की। ये जितने भी मिशन होते हैं इनके पेलोड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें ना एक पेलोड लगा हुआ है VELC। ये VELC पेलोड क्या करता है कि आर्टिफिशियल एक्लिप्स क्रिएट कर देता है। आर्टिफिशियल एक्लिप्स क्यों क्रिएट करना पड़ रहा है इसको? क्योंकि सन बहुत ज़्यादा गर्म है, और अगर जो इस तरह का आर्टिफिशियल एक्लिप्स अगर नहीं क्रिएट करेंगे तो ये जल के ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि एक डिस्क जैसा एक शेप बना देता है, जिससे क्या है कि जो सन की रेज हैं वो बहुत डायरेक्टली नहीं पड़ेंगी इसके ऊपर, और इसका जो कोरोना है वो स्टडी करने में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि सन बहुत ब्राइट है। और दूसरा कि इसको कोई नुकसान ना हो सन की गर्मी की वजह से, इस वजह से एक आर्टिफिशियल जो एक्लिप्स है वो क्रिएट करने के लिए हमने आदित्य L1 मिशन पे क्या लगाया हुआ है? VELC पेलोड। ये जरूर याद रखना। इससे पहले मैंने चंद्रयान के पेलोड्स आपको करवाए थे, चेस्टे, इल्सा और एपेक्स। ठीक है, ये भी पूछ ले जाते हैं कई बार मैचिंग में कि इसका क्या काम था, इसका क्या काम था, तो इनको याद रखना। ठीक, और ये VELC पेलोड जो है ये आदित्य L1 मिशन पे है। स्पेस डॉकिंग के बारे में बता दिया है, पोलर सैटेलाइट्स को भेजने में ज़्यादा फ्यूल लगता है ये भी बता दिया है। ठीक है, अब ये जो 4 तरह के रॉकेट होते हैं हमारे, जिसके ज़रिए हम स्पेस में सैटेलाइट्स को लेकर जाते हैं। ठीक है, बेसिकली इंडिया के पास 4 तरह के हैं। एक SSLV है, एक PSLV है, एक GSLV है और एक LVM-3 या इसको GSLV Mark 3 भी बोला जा रहा है। ठीक है, अब ये जो आपका SSLV फ्यूल के बारे में देख लेते हैं और किसके लिए इनको यूज़ किया जाता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो SSLV है ये छोटी सैटेलाइट्स को बेसिकली जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहां तक पहुंचाने के लिए यूज़ किया जाता है। किसका? SSLV का। और इसमें जो फ्यूल है वो सारा सॉलिड फ्यूल ही यूज़ होता है सारी स्टेजेस के लिए, तो ऑल सॉलिड फ्यूल यूज़ होगा इसके अंदर। ठीक, इसके बाद आता है PSLV।
जो PSLV है ये 4 स्टेज वर्कफोर्स है, या वर्कहॉर्स बोलते हैं इसको। यानी कि इसमें क्या है कि 4 स्टेजेस होती हैं फ्यूल की। सबसे पहले ये लिक्विड फ्यूल यूज करेगा, फिर सॉलिड फ्यूल यूज करेगा, फिर लिक्विड फ्यूल। तो इसमें 4 स्टेजेस होती हैं फ्यूल की। सबसे पहले सॉलिड फ्यूल, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड। ठीक है, तो इसी के अंदर ही थर्ड स्टेज में ग्लिच आ गई थी EOS 09 के दौरान, जो अभी रिसेंटली फेल हो गया था। तो इसकी जो थर्ड स्टेज थी उसमें आ गया था। तो 4 स्टेज है इसमें, सबसे पहले सॉलिड है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड। ठीक है, तो इस तरह से लगाए रहते हैं। जैसे ये जाएगा, फिर ये खत्म हट जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये हट जाएगा, फिर यहाँ से जो बीच में लगा होगा ये हट जाएगा, और फिर एंड में क्या है कि उतना ही बचता है जो लास्ट की स्टेज का होता है। ठीक है, तो 4 स्टेज इंजन है PSLV, पहले सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड। इसको हम बेसिकली यूज करते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को डालने के लिए। ठीक, ऑर्बिट में डालने के लिए इसका यूज होता है। किसका? और बेसिकली जो पोलर सैटेलाइट्स होती है, इसका PSLV का। इसके बाद आता है GSLV, इसमें 3 स्टेज का पेलोड रहता है और ये 2 टन के पेलोड को ले जा सकता है। ठीक, तो बेसिकली जो जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं वो हम GSLV के द्वारा भेजते हैं अगर वो भारी हैं। ठीक है, तो 2 टन का अगर पेलोड है तो GSLV लेके जाएगा उसको। ठीक है, और GSLV में तीन स्टेज होती हैं इसके अंदर। ठीक, सबसे पहले आपकी होगी सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, और उसके बाद क्रायोजेनिक। अभी क्रायोजेनिक और सेमी क्रायोजेनिक क्या है अभी इसके बारे में जानेंगे। तो अभी पहले इतना समझ लो कि GSLV में 3 स्टेज होती है। सबसे पहले सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर क्रायोजेनिक। और इसके बाद है आपका GSLV Mark 3, ये सबसे लेटेस्ट है, LVM-3, और ये 4 टन की जो सैटेलाइट है उनको ले जाने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो पेलोड इसका कितना है? 4 टन। और इससे जो कम पेलोड है ये किसका है? GSLV का, उससे कम PSLV का, और सबसे कम SSLV का। ठीक है, तो इसमें भी 3 स्टेज होती हैं, सेम यही स्टेज इसमें भी मिलेंगे आपको। तो सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक, यही स्टेज आपकी GSLV में है, और यही आपकी जो GSLV Mark 3 है इसके अंदर है। ठीक, और जो गगनयान है उसके लिए हम लोग इस LVM-3 यानी GSLV Mark 3 का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और PSLV का हम लोग यूज़ करते हैं जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होती हैं उनके लिए, और GSLV इसका यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट्स हैं उनके लिए, और बेसिकली जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट को ले जाने के लिए। ठीक है, अभी क्रायोजेनिक और सेमी क्रायोजेनिक क्या है? क्रायोजेनिक इंजन में क्या होता है कि लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को बहुत ही लो टेम्परेचर के अंदर फिल किया जाता है। ठीक है, बहुत ही लो टेम्परेचर रखा जाता है इसका, और फिर जब एकदम से इसमें कंबशन होगा तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी और बहुत ही हाई थ्रस्ट मिलता है इससे क्रायोजेनिक में। ठीक है, तो क्रायोजेनिक में कौन सा फ्यूल होता है? लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, वो भी बहुत ही लो टेम्परेचर पर रखी जाती है। सेमी क्रायोजेनिक में क्या है कि एक ही क्रायोजेनिक फ्यूल यूज़ करेंगे हम, जो कि है ऑक्सीजन रहता है, और दूसरा इसके अंदर लिक्विड क्या नाम है, एक लिक्विड ही भी फ्यूल इसके अंदर रहेगा जो केरोसिन होता है। तो क्योंकि इसमें एक ही क्रायोजेनिक फ्यूल यूज हो रहा है तो इसको सेमी क्रायोजेनिक बोलते हैं। इसमें एक फ्यूल ऑक्सीजन होता है, लिक्विड ऑक्सीजन, और दूसरा केरोसिन, और क्रायोजेनिक के अंदर लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो बहुत लो टेम्परेचर पे बढ़ा जाता है, जिससे हाई थ्रस्ट मिलता है जब इनको बर्न किया जाता है। ठीक है, इसके बाद होप मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। तो ये क्या है कि जो लद्दाख है उसमें सोकर वैली है। सोकर वैली में क्या है कि इस तरह की कंडीशंस हम लोग क्रिएट कर देते हैं जैसी कि जो मार्स के और लूनर इन्वायरमेंट से मेल खाती हो। तो बेसिकली इसका यूज़ हम ट्रेनिंग के लिए कर सकते हैं कि अगर हमें जो ह्यूमन्स है उनको भेजना है वहाँ पे, तो उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे करा देते हैं सेम कंडीशंस क्रिएट करके। ठीक है, और साथ ही साथ हाँ मेनली ह्यूमन सर्वाइवल प्रोटोकॉल्स के लिए कि ह्यूमन वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा भी या नहीं। तो जैसी मून के सरफेस पे और जैसे मार्स के सरफेस पे जैसी भी कंडीशन है वो यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे सोकर वैली में, और फिर चेक करेंगे कि ह्यूमन वहाँ पे सर्वाइव कर पाता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इंटेंस यूवी रेडिएशन, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सट्रीम कोल्ड, ये तीनों तरह की कंडीशन ही आपको कहाँ मिलती है? मार्स और मून के सरफेस पे। तो वही हम लोग यहाँ पर आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं और ह्यूमन का सर्वाइवल टेस्ट करते हैं। इसी का नाम है होप मिशन। ठीक, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। इसके बाद सैटेलाइट, इंटरनेट एंड ऑर्बिटल थ्रेट्स।
अब जो आपके सैटेलाइट के ज़रिए जो इंटरनेट प्रोवाइड करा रहे हैं जैसे आजकल स्टारलिंक वगैरह, तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो वो क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं ये अब हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली जो स्टारलिंक का जो लो अर्थ ऑर्बिट का जो ब्रॉडबैंड है, वो फास्ट डाटा प्रोवाइड कराता है किससे? फाइबर से। तो अगर आप फाइबर के ज़रिए जो आपके घर में वाईफाई लगा रहता है, उसके ज़रिए अगर आप डाटा ट्रांसफ़र करते हो या इंटरनेट यूज़ करते हो, उससे ज़्यादा फास्ट किसका है? स्टारलिंक का जो लो अर्थ ऑर्बिट का ब्रॉडबैंड है उसका। लेकिन इसमें क्या है, कुछ थ्रेट है। थ्रेट क्या है कि जो सन है उससे कभी-कभी सोलर फ्लेयर्स आती हैं, मैसिव सोलर फ्लेयर्स, ठीक है? अब मैसिव सोलर फ्लेयर आएंगी तो क्या होगा कि ये मान लिया एक लो अर्थ ऑर्बिट में ये एक सैटेलाइट मूव कर रही थी सन अर्थ के चारों तरफ, ठीक है? जब सोलर फ्लेयर आएगी तो इसमें क्या है कि ये अपने पथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। डिस्ट्रैक्ट होगी तो ये जाके टकरा सकती है दूसरी सैटेलाइट से। दूसरी सैटेलाइट से टकराएगी तो फिर दूसरी सैटेलाइट तीसरे से टकराएगी। तो इस तरह से क्या हो सकता है? कैसलर सिंड्रोम हो सकता है। कैसलर सिंड्रोम क्या है? एक एक जो सैटेलाइट है वो दूसरे से टकराए, दूसरी तीसरी से, तीसरी चौथी से। तो इस तरह से क्या है कि जो सैटेलाइट्स हैं वो तबाह हो सकती हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी बताई गई है किसके अंदर? ये जो आजकल इंटरनेट की सर्विसेज चल रही हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है कि उसके क्या-क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो उसकी डिसएडवांटेज में यही है कि क्या नाम है, कैसलर सिंड्रोम जो है ये क्रिएट हो सकता है कहीं न कहीं किसकी वजह से? सन की जो इंटेंस फ्लेयर्स है उनकी वजह से, ठीक है? तो मतलब थोड़ी जनरलाइज चीज़ें ही है, बस ये समझ लेना कि कैसलर सिंड्रोम क्या है कि सैटेलाइट जो है आपस में एक दूसरे से टकराने लगे और फिर जो है स्पेस डेब्रिस जो है बहुत सारी बन जाए, इसको बोलते हैं कैसलर सिंड्रोम। इसके बाद LVM-3 M6 मिशन ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 डिप्लॉयमेंट स्केल एंड माइलस्टोन। अभी रिसेंटली क्या है कि इसरो ने अपने LVM-3 मार्क 6 को प्लेस किया है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट बोला जा रहा है इसको, और इसको लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। अब ये न्यूज़ क्यों बनी है? क्योंकि ये लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको इसरो ने अभी तक डिप्लॉय किया है। तो ये कमर्शियल सैटेलाइट है, ये इसरो की खुद की नहीं है, ये उसने किसी और के लिए किया है, और ये लार्जेस्ट है अभी तक की जितनी भी उसने लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया है उसमें, ठीक है? तो LVM-3 मार्क 6 का यूज़ किया है इसमें, और इसका नाम है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट, ठीक है? कितना पेलोड था? लगभग 6100 किलोग्राम का पेलोड था, और ये हैवीएस्ट पेलोड है जो कि अभी तक जो इसरो है उसने प्लेस किया हो लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है? तो याद रख लेना LVM-3 M6 मिशन किससे रिलेटेड है? ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 की सैटेलाइट से, ठीक है? तो स्पेस का हमने मेन जो क्रक्स था वो पढ़ लिया है, एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो मेन थी चीज़ें वो मैंने बता दी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बाकी है तो इसमें बहुत कुछ पढ़ने के लिए, बट स्टिल हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि एग्ज़ाम नियर है तो बहुत ही सेलेक्टिव स्टडीज़ कर रहे हैं और सिर्फ थीमेटिक स्टडीज़ कर रहे हैं। जो थीम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस है उन्हीं को ही हम लोग कर रहे हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, ठीक है? तो मेरा जो करंट अफेयर का जो सिस्टम रहता है वो ये रहता है कि एटलीस्ट जो हेडलाइंस जिन न्यूज़ ने बनाई है वो आपकी कवर होनी चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन के अंदर मैं इनको डालता हूँ क्योंकि इनके आने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, और एग्ज़ाम के अंदर आपको इजी क्वेश्चंस गलत नहीं करके आने हैं। मॉडरेट आधे गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? टफ सारे गलत। जो हमारा लो अर्थ ऑर्बिट है ये 2000 किलोमीटर तक रहता है, और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये 400 किलोमीटर पे है, और जो स्टारलिंक की सैटेलाइट्स जो हैं ये भी लो अर्थ ऑर्बिट में ही रहती है। इसके बाद मीडियम अर्थ ऑर्बिट में नेविगेशन और नेविगेशन सैटेलाइट रहती है जैसे GPS और गैलीलियो। इंडिया की लेकिन मीडियम अर्थ ऑर्बिट में नहीं है, इंडिया की जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में है, ठीक है? जो इंडिया का नाविक है उसकी मीडियम अर्थ ऑर्बिट 2000 किलोमीटर से 35,786 किलोमीटर तक रहता है। उसके बाद जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ये 35,786 किलोमीटर पे जो सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, वो मतलब ऑर्बिट जो है इसकी दूरी अर्थ से 35,786 किलोमीटर है। यहाँ पर टेलीकॉम और वेदर सैटेलाइट जैसे इनसेट है इंडिया की, ये सब इसी ऑर्बिट में एस्टेब्लिश की जाती है। उसके बाद पोलर या सन सिंक्रोनस, पोलर जो है वो इस तरह की रहती है सैटेलाइट जो पोल्स के आसपास घूमती है, और ये एग्जैक्ट सेम टाइम पे सेम जगह पे दिखाई देगी हर दिन, ठीक है? तो मतलब कल अगर 2 बजे ये राजस्थान के ऊपर थी तो आज भी ये 2 बजे से राजस्थान के ऊपर से गुजरेगी। लेकिन जो जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी, इसमें जो जियो स्टेशनरी है ये हमेशा एक ही प्लेस के ऊपर रहती है, यानी कि 2 बजे भी राजस्थान के ऊपर रहेगी, 3 बजे भी राजस्थान के ऊपर रहेगी, 4 बजे भी। तो ये एक ही प्लेस पे रहती है क्योंकि अर्थ के जो रोटेशन है उसके साथ साथ मूव करती है, और जो जो आपकी पोलर सैटेलाइट होती है ये पूरी अर्थ को बेसिकली देखने के लिए होती है, ठीक है?
तो ये पूरी अर्थ का ऑब्जर्वेशन करती है और एक टाइम पे, एक पॉइंट पे ये डेली सेम टाइम पे वहाँ से गुजरती है। ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट मैंने आगे बता दिए हैं कि जो हमारा, चलो इसको तभी देखेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल सेंसर जो हैं ये नॉर्मल कैमराज होते हैं और ये जो क्लाउड्स हैं उनके सी थ्रू नहीं कर पाते, नीचे नहीं देख पाते क्लाउड से। जो सिंथेटिक अपर्चर रडार है ये माइक्रोवेव पल्सेस का यूज़ करता है और ये जो क्लाउड्स हैं उनके सी थ्रू कर सकता है। तो ये भी याद रखना कि माइक्रोवेव पल्सेस का यूज़ करता है सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसके बाद जो नाविक, जो इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है जिसको नाविक बोलते हैं, उसकी सिर्फ 3 सैटेलाइटें अब काम कर रही हैं। 7 थी शुरुआत में, 11 थी, 11 में से 7 काम कर रही थी। अब इन 7 में से भी 4 खराब हो गई तो 3 ही बच रही हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो इंडिया का एटॉमिक क्लॉक है रुबिडियम के बेसिस पे जो काम करता है, रुबिडियम पे, ठीक है, तो वो जो है अब गलत टाइम बताना उसने शुरू कर दिया है। और इसमें क्या है कि 1 माइक्रो सेकेंड का भी अगर एरर है तो लोकेशन जो है वो 100 ऑफ मीटर से अलग हो जाती है, तो इसी उसकी एरर आ जाती है। तो इसी तरह से जो इंडिया की जो, क्योंकि अब जो सैटेलाइट है रिसेंटली ख़राब हो गई है, कौन सी, IRNSS-1F, इस वजह से जो ये एटॉमिक क्लॉक है ये भी ख़राब हो गई है। ठीक है, तो नाविक और जीपीएस का मैंने बता दिया। जीपीएस जो है वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में है और जो हमारा नाविक है ये जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में है। ठीक है, और जो डिफरेंट नेविगेशन सिस्टम है वर्ल्ड के, तो जीपीएस यूएसए का है, ग्लोनास रशिया का है, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है, B2 चाइना का है और QZSS जापान का है। ठीक है, तो अभी 3 ही सैटेलाइट काम कर रही है इंडिया का जो नाविक है उसमें। टोटल शुरू में 11 थी और अब कितनी है, 3 बच रही है। IRNSS-1B, IRNSS-1I और NVS-01। ठीक है, इसके बाद निसार की अपडेट करें तो निसार में क्या है कि निसार किसका है, इसरो और नासा का। तो इसमें नासा ने जो पेलोड लगाया हुआ है वो है L-band, जो कि पेनिट्रेट करता है फॉरेस्ट कैनोपीज से, और इसरो ने लगाया हुआ है अपना S-band, जो कि जो क्रॉप्स हैं उनकी हेल्थ देखता है। ठीक है, तो बस ये मेन यही था अपना गगनयान मिशन में क्या कर रहे हैं हम लोग कि जो 400 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पर हमको ह्यूमन को भेजना है, जिनको हम गगन यात्रीज बोल रहे हैं। ऐसे कितने मेंबर होंगे, 3 मेंबर होंगे। इसी को चेक करने के लिए अभी क्या है कि जो फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट है व्योम मित्र, इसको भेजा जा रहा है पहले चेक करने के लिए। ठीक है, एयर ड्रॉप टेस्ट जो है ये इसरो कर चुका है। और रिसेंटली जो स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने, शुभांशु शुक्ला। क्या मिशन का नाम था, एक्सिम 4 मिशन, और ये सेकंड इंडियन है आफ्टर राकेश शर्मा जो कि स्पेस में गए। इसके बाद हम देखें तो चंद्रयान के बारे में देखें तो टोटल 3 चंद्रयान के मिशन जो हैं ये अभी तक लॉन्च हुए। एक 2008 में हुआ था, उसमें MIP और M3 पेलोड था। पेलोड जरूर याद कर लेना इनके। और ये जो पेलोड थे क्या था कि इसको ऊपर से फेंकना था सन की तरफ, सॉरी मून की तरफ। तो जब ये बिल्कुल उसके नियरेस्ट था तब इसने कुछ पिक्चर्स कैप्चर करी थी, जिससे पता चला था कि जो मून का सरफेस है उस पर पानी है। ठीक है, जो चंद्रयान 2 था ये 2019 का था। इसमें जो ऑर्बिट में घूमने वाला था वो तो सक्सेसफुल रहा था, लेकिन जो लैंडर था वो फेल हो गया था। ठीक है, चंद्रयान 3 में सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी हमने साउथ पोल पे, जिसको शिव शक्ति पॉइंट कहा गया। जिसने लैंड करके जो वहीं पे खड़ा रहा उसको विक्रम लैंडर बोला। और प्रज्ञान रोवर इस तरह से जो पहिए लगा के घूम रहा था। ठीक है, अब इस जो विक्रम लैंडर है इसके अंदर भी पेलोड लगे हुए थे और जो प्रज्ञान रोवर है इसके अंदर भी। तो 3 तरह के पेलोड थे। चेस्ट ये था थर्मल प्रोब, ताकि जो पेनिट्रेट है वो कर सके जो मिट्टी है वहाँ की सन की उसके अंदर। दूसरा था आपका इल्सा आपका मून क्वेक्स के लिए था। और एपेक्स था कि उस एलिमेंट कौन कौन से हैं सरफेस पे। तो इसने वहाँ पे सल्फर खोजा था और एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन और टाइटेनियम। आदित्य L1 मिशन को हमने L1 लैग्रेंज पॉइंट पे डिप्लॉय किया है। ये सन और अर्थ के बिल्कुल बीच में है। यहाँ पर जो इसका VELC पेलोड है इसने आर्टिफिशियल एक्लिप्स क्रिएट किया हुआ है ताकि सन की गर्मी से ये जल ना जाए। ठीक है, इसरो का स्पेड एक्स मिशन क्या है कि ऊपर जाकर के इनको डॉक करवा दिया है, क्योंकि एक साथ तो भेज नहीं सकते, और क्योंकि हमको अपना जो स्पेस स्टेशन है बनाना है 2035 तक, तो उसके लिए जो स्पेड एक्स मिशन है ये हमने किया है। पोलर सैटेलाइट्स में जो पोलर ऑर्बिट में कुछ भी मूव कराना होता है या भेजना होता है तो वहाँ पर जो फ्यूल है वो ज़्यादा लगता है। 4 तरह के रॉकेट देखे, SSLV जिसमें सारे सॉलिड रहते हैं, जिसका फ्यूल पूरा सॉलिड रहेगा। PSLV में 4 स्टेज होती है, पहले लिक्विड फिर सॉलिड फिर लिक्विड फिर सॉलिड, और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद GSLV की बात करें तो इसमें 3 स्टेज रहती हैं, सॉलिड,
लिक्विड, सॉरी सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। ठीक है, इसके बाद GSLV मार्क 3, इसमें भी सेम यही स्टेजेस रहती है, बस इसका जो पेलोड कैपेसिटी है ज़्यादा है। ये 4 टन को ले जा सकता है, ये 2 टन को ले जा सकता है। क्रायोजेनिक इंजन में जो लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसको हाई टेम्परेचर पे, सॉरी लो टेम्परेचर पे भरा जाता है और ये इसका फ्यूल है। सेमी क्रायोजेनिक में एक जो फ्यूल रहता है वो रहता है केरोसिन और एक रहता है ऑक्सीजन। सोकर वैली बिल्कुल जैसे मून का सरफेस है और जो मार्स का सरफेस है उसकी जैसी कंडीशन बना करके ह्यूमन के सर्वाइवल को देख रहे हैं होप मिशन के अंदर। कहाँ पे? सोकर वैली में। ठीक है, सैटेलाइट इंटरनेट की क्या दिक्कत है कि अगर जो सन की सोलर फ्लेयर या फिर सन की यूवी रेस की गर्मी की वजह से क्या होगा कि ये जल सकती हैं, साथ ही ये अपना मार्ग अगर भटक गई तो ये दूसरे सैटेलाइट से टकराएंगी और स्पेस डेब्रिस को बढ़ा देगी, जिसको बोला जाता है कैसलर सिंड्रोम। LVM-3 मार्क 3 मिशन जो है ये इसरो ने अब तक की सबसे हैवीएस्ट जो सैटेलाइट है, सबसे बड़ी सैटेलाइट जो है इसको लॉन्च किया है और हैवीएस्ट भी है ये। इसका नाम क्या है? ब्लूबर्ड ब्लॉक 2, और इसको जो लो अर्थ ऑर्बिट है LEO वहाँ पर प्लेस किया गया है। तो ये था आपका स्पेस से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर था। अब डिफेंस टेक्नोलॉजीज का देख लेते हैं, डिफेंस से रिलेटेड। अब डिफेंस से रिलेटेड देखने के लिए कुछ मिसाइल्स हैं, आपने सुना होगा ये बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, तो इसको देख लेते हैं। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होगी वो हमेशा इस पथ पे चलती है। ठीक है, पैराबोला पथ लेगी, यानी पहले ऊपर जाएगी स्पेस में और फिर नीचे गिरेगी। तो जब ये यहाँ से नीचे गिरती है तो इस पर 2 तरह के फोर्स है, एक तो इसका खुद का फ्यूल है वो बर्न हो रहा है पीछे से, दूसरा जो अर्थ की ग्रेविटी है वो भी इसको अपनी तरफ पुल कर रही है। इस वजह से जो इसकी स्पीड है इस स्टेज में वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और इसको रोकना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो ये मतलब गिरते टाइम लगभग 8 मैक की स्पीड भी पकड़ लेती है ये। तो बैलिस्टिक मिसाइल कैसी मिसाइल है? एक तो इसका जो स्पीड है वो पूरी इसमें पथ में सेम नहीं रहता, और जब ये नीचे आती है तो इसका जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, हाई रहती है, अनगाइडेड रहती है ये। ठीक है, तो यानी कि एक बार अगर आपने जो लॉक कर दिया, आपने लॉक करके भेज दिया तो आप उसको बदल नहीं पाएंगे फिर मिड रास्ते में। ठीक है, तो ये अनगाइडेड है और पैराबोलिक पथ रहता है इसका। दूसरा क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या है कि वो सीधे चलेगी, अर्थ के पास पास चलेगी। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में चलती है, इसको बोलते हैं क्रूज मिसाइल, जैसे ही आपकी ब्रह्मोस है। तो ब्रह्मोस कैसी है? क्रूज मिसाइल है। इसके बाद कुछ क्वाजी बैलिस्टिक होती हैं, यानी कि वो क्रूज की तरह चलती हैं, लेकिन वो क्या है कि पैराबोला पथ भी इस तरह से भी चल लेती हैं। ठीक है, तो लो ट्रेजेक्ट्री वायलेंट मिड फ्लाइट मैन्योवर्स करती हैं इस तरह से, इनको बोला जाता है क्वाजी बैलिस्टिक। तो मेन आपकी यही है कि बैलिस्टिक मिसाइल इस तरह से चलती है और क्रूज मिसाइल सीधी सीधी। ब्रह्मोस जो है क्रूज है और अग्नि जो हमारी है वो बैलिस्टिक है। ठीक है, अब जो इनकी स्पीड है वो देख लो, सबसोनिक स्पीड अगर किसी मिसाइल की है तो यानी कि उसकी जो स्पीड रहेगी वो मैक 1 से कम रहेगी। अब ये मैक क्या है? मैक है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैक 1 से अगर किसी की स्पीड है तो उसको सबसोनिक मिसाइल बोला जाएगा, अगर मैक 1 से मैक 5 के बीच में तो उसको सुपरसोनिक बोला जाएगा, और मैक 5 से ज़्यादा है तो उसको हाइपरसोनिक बोला जाएगा। अभी तक इंडिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, सुपरसोनिक मिसाइल है जो मार्क 3 तक की स्पीड को अचीव कर लेती है, जो कि हमारी ब्रह्मोस। ठीक है, और जो हमारी अग्नि है, अग्नि प्राइम, ये हाइपरसोनिक बन जाती है, लेकिन ये लास्ट स्टेज में बनती है, जब ऊपर से नीचे आ रही होती है तो बोलते हैं कि 28 मैक तक की भी स्पीड इसमें आ जाती है, लेकिन क्योंकि आखिरी जो स्टेज है उसमें करती है तो इसको हाइपरसोनिक की कैटेगरी में नहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल है ये। और ठीक है, तो सबसोनिक मैक 1 से कम, सुपरसोनिक मैक 1 से मैक 5 तक, और हाइपरसोनिक मैक 5 से ज़्यादा। बैलिस्टिक इस तरह का पथ लेगी और क्रूज मिसाइल सीधा सीधा। अग्नि जो है वो बैलिस्टिक है और जो ब्रह्मोस है वो क्रूज मिसाइल है। ठीक, अब है अग्नि प्राइम के बारे में पढ़ते हैं। लेटेस्ट यही चेक हुई थी इस बार, मतलब टेस्ट हुई थी। तो इंडिया का क्या है कि इंटीग्रेटेड फॉर्म जो है 1983 में शुरू हुआ था, और इसका एम क्या था कि हमको जो मिसाइल्स हैं उनमें, मिसाइल्स की टेक्नोलॉजीज़ में और मिसाइल्स में हमको सेल्फ सफिशिएंट बनना है। तो उसी के अंदर हमने 5 मिसाइलें बनाई थी जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, जिनमें पृथ्वी थी, त्रिशूल थी, ठीक है, और आकाश थी, नाग थी, और 5वीं अग्नि थी। ठीक है, तो ये अग्नि जो है ये सबसे लॉन्ग रेंज मिसाइल है इंडिया के पास, और ये न्यूक्लियर कैपेबल है। और इसके अंदर क्या है कि ये MIRV टेक्नोलॉजी पे काम करती है, यानी कि इसमें मल्टीपल वारहेड से वो लगाए जा सकते हैं। तो मतलब एक ही वारहेड आएगा तो वो एक जगह गिरेगा, बट अगर मल्टीपल लगा दोगे तो एक इधर गिरेगा, एक इधर गिरेगा, एक इधर गिरेगा,
तो उस तरह की टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर है। और रिसेंटली अग्नि प्राइम का इसका टेस्ट हुआ था, जिसमें क्या है कि ये इसको कैनिस्टर से लॉन्च किया गया था, रेल से। तो रेल का एक डिब्बा है, उससे इसको लॉन्च किया गया था एक मूविंग प्लेटफॉर्म से। तो अग्नि प्राइम को हम मूविंग प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी रेंज बताई जाती है लगभग 5000 किलोमीटर के लगभग है। और स्पीड मैंने बताया था कि आखिरी स्टेज में ये 28 मैक तक आ जाती है, जब पैरीबोलिक पथ लेकर के एंड वाले स्टेज में होती है, ठीक है। न्यूक्लियर कैपेबल है ये। इसके बाद टैक्टिकल और क्रूज मिसाइल्स। तो जो प्रलय मिसाइल है ये क्वाजी बैलिस्टिक है, जैसा मैंने आपको बताया था पहले कि ये वैसे क्रूज की तरह चलेगी लेकिन ये मैनोवर कर सकती है। तो ये है आपकी प्रलय मिसाइल। ये 150 से 500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और 0.1 की इसकी टर्मिनल स्पीड है, यानी कि जब ये ऐसे मैनोवर करके जब एंड स्टेज पे आएगी तो इसकी जो स्पीड है वो लगभग मैक 6 तक चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद ब्रह्मोस की बात करें तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। और इसकी जो स्पीड है ये लगभग मैक 3 की है। अभी हम रिसेंटली टेस्ट कर रहे हैं मैक 8 को अभी, लेकिन मैक 8 जो है डेवलपमेंटल स्टेज पे है। और इसकी जो रेंज है वो 290 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है। 800 किलोमीटर की अभी टेस्टिंग चल रही है। और सॉलिड बूस्टर और लिक्विड रामजेट। तो इसमें क्या है कि एक सॉलिड बूस्टर रहता है और लिक्विड रामजेट इंजन है इसके अंदर। ये भी याद रखना कि सॉलिड जो इसका फ्यूल है ये बूस्ट करने के लिए है, और जो इसमें एक्चुअली में जो इसको पावर मिलती है वो लिक्विड रामजेट इंजन से मिलती है। अभी आगे पढ़ेंगे क्या है रामजेट इंजन। और ये सुपरसोनिक स्पीड को सस्टेन करती है, ठीक है। हाई प्रिसीजन कन्वेंशनल स्ट्राइक, नो फर्स्ट यूज कंप्लाइंट। तो मतलब ये तो छोड़ो, बस ये याद रख लो कि प्रलय जो है ये क्वाजी बैलिस्टिक है और 150 से 500 किलोमीटर तक जाती है, और टर्मिनल स्टेज में इसकी जो स्पीड है वो मैक 6 तक पहुंच जाती है। जो ब्रह्मोस है इसकी स्पीड लगभग मैक 3 के है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये, 290 से 500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। सॉलिड जो फ्यूल है इसका बूस्टर के लिए, और जो लिक्विड राइजेंट फ्यूल है इसका वो पूरी इसकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए होता है। अब ये स्क्रैमजेट इंजन है, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना ये सस्टेन सुपरसोनिक इंजन। देख लेते हैं। तो रामजेट इंजन में क्या होता है कि इसमें ना कोई फ्यूल नहीं डालते। फ्यूल की सिर्फ जो जरूरत पड़ती है वो सॉलिड स्टेट पे पड़ती है, यानी कि उसको एक थ्रस्ट देने के लिए शुरू में। इसके बाद क्या है कि बहुत स्पीड से चलेगा। जब ये स्पीड से चल रहा होता है, मान लीजिए मिसाइल है, ये मिसाइल जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आगे की तरफ से एयर घुसेगी ऐसे अंदर, उसको हाईली इसको कंप्रेस कर देगा ये, और फिर ये पीछे से निकलेगी। इस वजह से क्या है कि हाई थ्रस्ट आएगा इसमें आगे। तो इसमें फ्यूल ज़्यादा नहीं रखना पड़ेगा हमको, और सिर्फ एक हाइड्रोकार्बन टाइप फ्यूल लगेगा जैसे कैरोसिन, वो भी सिर्फ किसके लिए, कंप्रेशन के लिए, एयर को कंप्रेस करने के लिए। तो इस तरह से मिसाइल आगे की तरफ बढ़ रही है। इसके अंदर जो एयर है वो बहुत तेजी से घुसेगी। जब तेजी से घुसेगी तो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको ये कंप्रेस करेगा। उसको जब ये कंप्रेस करेगा तो जब ये वो बाहर निकलेगी तो बहुत ज़्यादा तेज थ्रस्ट पैदा करेगी, ठीक है। तो यही आपका रामजेट इंजन। अब रामजेट इंजन के बाद ही स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट इंजन क्या है? स्क्रैमजेट इंजन इसका जो मॉडिफाइड और बेटर वर्जन है वो है, ठीक है। तो ये जैसे आपकी मिसाइल जा रही है, तो मिसाइल में अंदर की तरफ ऐसे तो ऐसे समझो कि जैसे एयर यहाँ से आ रही है, ये उल्टा दिखा रखा है, बट मिसाइल एक्चुअली में इस तरफ को जा रही है, ठीक है। तो मिसाइल जब सीधे की तरफ जो जाएगी तो आगे जो एयर है वो उसके अंदर जाएगी, वो तेजी से उसके अंदर जाएगी, और उसको क्या करेगा, यहाँ पे कंप्रेस किया जाएगा। कंप्रेस करने के बाद उसको ऑक्सीजन जो एयर के अंदर है उसको, तो उससे थ्रस्ट निकलेगा जब उसको। तो बेसिकली क्या है कि ये एक मिसाइल जा रही है, इसके अंदर क्या है, एयर जा रही है, ठीक है। अब कोई भी चीज़ आगे बढ़ेगी तो एयर को काटते हुए बढ़ती है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा होल कर दो तो सीधा एयर अंदर जाएगी। जब एयर अंदर जाएगी तो उसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, कैरोसिन का, ठीक है। जब ये कैरोसिन इसको क्या करेगी, कंप्रेस करेगी। कंप्रेस करने के बाद जब ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आएगी तो क्या करेगी, थ्रस्ट पैदा करेगी। जब ये थ्रस्ट पैदा करेगी तो मिसाइल आगे की तरफ बढ़ेगी। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है स्क्रैमजेट और रामजेट इंजन, ठीक है। अब ये जो इंजन है ये ऐसा तो है नहीं कि सीधा ही जो मतलब मिसाइल अगर एक जगह पे खड़ी है तो तुरंत एयर जानी शुरू हो जाएगी, तो इसको थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है। उस थ्रस्ट के लिए सॉलिड बूस्टर दिया जाता है शुरू में, ठीक है। तो एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन यूजेस फॉरवर्ड मोशन टू कंप्रेस एयर। तो एयर को कंप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं जो इसका फॉरवर्ड मोशन है उसको। और वाइटल फॉर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल नीड अ रॉकेट बूस्टर। तो रॉकेट बूस्टर की जरूरत पड़ेगी शुरू में स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद जो एयर है उसी की ही ऑक्सीजन को कंप्रेस कर करके एयर आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसमें फ्यूल की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि फ्यूल ज़्यादा रखना है। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि वारहेड जो है वो ज़्यादा हैवी लगा सकते हैं, क्योंकि फ्यूल की जो जगह बचेगी उसमें वारहेड लगाया जा सकता है, ठीक है।
तो डीआरडीओ ने ये टेस्ट करा है, तो ये याद रखना कि डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट इंजन का जो है टेस्ट किया है। इसके बाद है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, 120 किलोमीटर इनकी रेंज है, ये भी डीआरडीओ का है। तो आपने देखा होगा एक साथ बहुत सारी मिसाइलें एकदम छोड़ता है ये रॉकेट। तो इसकी रेंज याद रखना 120 किलोमीटर है और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, एक साथ कई सारे रॉकेट को तुरंत के तुरंत छोड़ता है, डीआरडीओ का बनाया हुआ है। इसके बाद हम इंडिया की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इंक्रीज़ करने के लिए हमने क्या है कि 3 स्ट्रक्चर का एक एयर डिफेंस क्रिएट कर लिया है और उसकी 3 लेयर बना दी है। सबसे पहले है आउटर लेयर। आउटर लेयर जो है S-400 ट्रियम्फ या सुदर्शन चक्र जो हमने रशिया से लिया था, उससे ये प्रोटेक्टेड रहता है। इसकी जो रेंज है 400 किलोमीटर। मान लो कोई मिसाइल है, वो अभी 400 किलोमीटर दूर है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसको यहीं पर ही ख़त्म कर दें, यहीं पर ही इसको डिस्ट्रॉय कर दें। तो ये आपकी रहेगी आउटर लेयर। मान लिया वो इसको क्रॉस कर गई और वो पहुंच गई मिडिल लेयर तक। अब S-400 का हम यूज़ नहीं करेंगे, तो S-400 की उससे तो ये अंदर आ गई रडार से। अब हम यूज़ करेंगे बराक 8 मिसाइल, जो इंडिया और इसराइल ने मीडियम लॉन्ग रेंज मिसाइल मिलकर बनाई हुई है लैंड और मैरीटाइम थ्रेट्स के लिए, जिसका नाम है बराक 8। तो बराक 8 किसने मिलकर बनाई है? इंडिया और इसराइल ने। S-400 किसका है? रशिया का। ये मिडिल लेयर में है, ठीक है। तो जब उसको क्रॉस करके वो मिडिल लेयर में आ गई तो फिर हम उसको बराक 8 चला करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, डिस्ट्रॉय करने की, लेकिन वो फिर भी बच गया मान लिया, और वो आ गया इनर लेयर में। अब इनर लेयर में जब वो आ गया तो हमारी जो इंडिजीनियस शॉर्ट रेंज एंटी जैमिंग और जो हमारा सिस्टम है इंडिजीनियस आकाश जो मिसाइलें हैं, आकाश तीर सिस्टम, उससे उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। फिर भी बच जाता है तो रशियन शोल्डर लॉन्च, आपने देखा होगा कि शोल्डर पे रख के जो रॉकेट सा मारते हैं वो देखा होगा ना, तो IGLS है इसका नाम, और ये रशियन मेड है। तो इसको सोल्जर से लॉन्च करते हैं जो कि हीट सीक करता है। मान लिया एक सोल्जर खड़ा हुआ है, ठीक है, उसके कंधे पे इस तरह से ये रखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, सामने से मान लिया एक मिसाइल आ रही है तो उसको छोड़ देगा। अभी जो मिसाइल है ये हीट को ऑब्जर्व करके हीट के पीछे भागती है, तो ये जो मिसाइल आ रही है इसके अंदर हीट है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको जाके डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सबसे लास्ट स्टेज है। मान लिया S-400 से भी बच गया, बराक 8 मिसाइल से भी बच गया, आकाश तीर मिसाइल से भी बच गया, तब एंड में हम लोग IGLAS के द्वारा कंधे से रख के इसको चला देते हैं उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो ये ड्रोन्स को और जो मिसाइलें आ रही हैं उनको ख़त्म करने के लिए। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, इसको हम एक साथ इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इसमें आपका क्वारसैम है, कौन से हमारे एयर डिफेंस के लिए, इनको क्या है कि एक जगह इंटीग्रेट कर दिया गया है और इंटीग्रेटेड हब बना दिया गया है। इसमें जो QRSAM है ये प्रोटेक्ट करता है मूविंग टैंक को, या फिर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है जैसे प्लेन है या फिर हेलीकॉप्टर है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए QRSAM का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है कि जो मिसाइल है, क्विक रिएक्शन मिसाइल जो है वो छोड़ी जाती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है तो एक मिसाइल जाएगी और वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। ये है QRSAM, ये मूविंग जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा आता है VSHORADS, वीशरोड्स, और ये लो ऑल्टीट्यूड डिफेंस के लिए। मान लिया जो सारी परतें हैं उनको भेद करके कोई जो नीचे तक पहुंच गया, तो ये वही है जो कंधे पे रख के चला देते हैं हम बंदूक इस तरह की, पीछे बताया था ना ये, तो यही है आपका वीशरोड्स। और तीसरा है आपका ड्यू, डायरेक्ट एनर्जी वेपन। अब क्या है कि इस तरह की एनर्जी वेपन्स भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मिसाइल से या फिर जो वीशरोड्स है इसी से ही रोको जो मूविंग ऑब्जेक्ट है जो आपकी तरफ आ रहा है, एनिमी ऑब्जेक्ट। अब क्या है कि एनर्जी की उससे भी है उसको ख़त्म करते हैं, तो इसमें क्या रहता है, जा करके जो टारगेट है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो QRSAM क्या है? QRSAM एक क्विक मिसाइल सिस्टम है, जो कि मूविंग जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे मूविंग टैंक्स। वीशरोड्स क्या है? वीशरोड्स एक पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम है जिसको कोई आदमी भी अपने कंधे पर रखकर चला सकता है, सैनिक भी, ठीक है। और ड्यू क्या है? डायरेक्ट एनर्जी वेपन। इसमें क्या है कि हम लोग माइक्रोवेव छोड़ करके हाई एनर्जी की लेज़र सिस्टम के द्वारा जो ऑब्जेक्ट है उसको तबाह कर सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट कुशा। प्रोजेक्ट कुशा क्या है कि जो अपनी शील्ड बना रहे हैं ये एयर डिफेंस की, इसको 600 किलोमीटर तक लेके जाना है। अभी तक हमारी कितनी है? 400 किलोमीटर तक, क्योंकि जो S-400 की जो रेंज है वो 400 किलोमीटर तक है, तो इसको इंक्रीज़ करके 600 किलोमीटर तक लेकर जाना है। ये DRDO का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इसमें 600 किलोमीटर तक लेके जाना है, और इंडिया का अपना होगा ये। जैसे S-400 है ना, ऐसा ही इंडिया अपना एक तैयार करेगा इसमें एयर डिफेंस शील्ड प्रोजेक्ट कुशा के अंदर, ठीक है। कितना रहेगा? 600 किलोमीटर तक रहेगा इसकी रेंज। इसके बाद आकाश तीर, इंडिजीनियस एयर ड्रिवन व्हीकल बेस्ड एयर डिफेंस कंट्रोल बाय
भारत एरोनॉटिकल लिमिटेड ऑटोमेट्स ट्रैकिंग एंड रिटेलिएशन। तो ये बेसिकली आकाश तीर सिस्टम के बारे में है। आकाश तीर सिस्टम क्या करता है कि ऑटोमेटेड रहता है और एआई ड्रिवन है, यानी कि इसको कमांड देने की जरूरत नहीं है। ये क्या करेगा, दूर से अगर कोई मिसाइल आ रही है, मान लिया उसने जो मिडिल है और जो अपर लेयर है डिफेंस की उसको भेज दिया है, तो ये खुद अपने आप उसको देख लेगा और फिर गाइड करके डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है। इसके बाद सक्षम। सक्षम जो है ये काउंटर ड्रोन ग्रेड कि जो आपके ड्रोन है, एंटी ड्रोन सिस्टम है सक्षम। बस इतना याद कर लो कि जो ड्रोन आ रहे हैं उनको मारने के लिए, दुश्मन के ड्रोनों को खत्म करने के लिए हमारा जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उसका नाम है सक्षम। ठीक। अब इसराइल का मल्टी लेयर आर्किटेक्चर हमने अपना तो देख लिया, एक बार इसराइल का भी देख लो क्योंकि इसराइल आजकल न्यूज़ में है तो क्या पता पूछ ले। ठीक है। तो इसराइल की जो सबसे आउटर लेयर रहती है ये रहती है एयर एरो 3 और एयर एरो 2 जो है उससे प्रोटेक्टेड। जो मिडिल लेयर रहती है वो रहती है डेविड स्लिंग से रिलेटेड प्रोटेक्टेड, और जो इनर लेयर है उसमें आता है इसका आयरन डोम, आयरन बीम और यूएस थर्ड। ठीक है। तो ये याद रखना कि जो आयरन डोम, आयरन बीम और जो यूएस थर्ड है ये इसकी इनर लेयर में है। सबसे आउटर लेयर में इसकी एरो 3 और एरो 2 है, मिडिल लेयर में डेविड स्लिंग और इनर लेयर में आयरन डोम, आयरन बीम और यूएस थर्ड। ये थर्ड जो है ये यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है। जैसे रशिया का S-400 है ऐसे ही। इसके बाद ड्रोन्स की बात करें तो करके एक ड्रोन बनाया है, रुद्रास्त्र UAV इसका नाम है। ठीक है। और ये हाइब्रिड है, मतलब इसको रनवे की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हाथ से ऊपर उड़ाया जा सकता है। दूसरा इसमें क्या है कि इस तरह की एक ग्लास केबल लगी होगी बहुत पतली, तो EW जैमिंग जो करते हैं वो उसका कोई इस पे इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग जो होती है उसका कोई इम्पैक्ट जो इंडिया का रुद्रास्त्र UAV है इस पे नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि एक ग्लास केबल से ये कनेक्टेड रहता है हमेशा जहाँ से ये छोड़ा जाएगा। ठीक है। इसके बाद काउंटर ड्रोन के लिए भार्गवास्त्र बनाया जा रहा है 2 लेयर का, जो कि हार्ड किल करेगा। ठीक है। तो लेयर 1 जो है इसकी ये 20 मीटर का ब्लास्ट माइक्रो रॉकेट्स हैं और लेयर 2 में गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स हैं। ठीक है। तो पहले जो है ये माइक्रो रॉकेट्स छोड़ेगा छोटे छोटे, और उसके बाद लेयर 2 में गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स छोड़ेगा। तो भार्गवास्त्र बस ये याद रखना, अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि भार्गवास्त्र किससे रिलेटेड है, प्रोजेक्ट कुशा किससे रिलेटेड है। ये जो भार्गवास्त्र है ये रिलेटेड है एंटी ड्रोन सिस्टम से। ठीक है। इसके बाद स्पेस की बात करें तो हॉकाई 360 यूएस की सैटेलाइट जो है ये डिटेक्ट कर लेती है डार्क वेसल्स को। कई बार क्या है कि समुद्र के अंदर जो वेसल्स हैं वो अपना जीपीएस ऑफ करके चल देती है और उनको बोलते हैं डार्क वेसल्स। तो डार्क वेसल्स को ट्रैक करने के लिए हॉकाई 360 है यूएस का। इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर एयरशिप प्लेटफॉर्म, ये क्या है कि स्ट्रेटोस्फेयर में एक स्यूडो सैटेलाइट भेजी जाती है, मतलब ये एग्जैक्ट सैटेलाइट नहीं है लेकिन इसको स्ट्रेटोस्फेयर में भेज देते हैं और ये किसके काम कर सकते हैं, डिप्लॉयबल सैटेलाइट के काम में आ सकती है। ठीक है। और ये किसका यूज़ करती है, हीलियम और जो सौर ऊर्जा है उसका। ठीक। तो यही है आपकी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। इसके बाद स्काई मीडियम ऑल्टीट्यूड पे नेत्रा MK2 AWACS एयरबोर्न रडार कमांड आउटसेट, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हेरॉन मार्क 2, तो हेरॉन अगर ये इतना पूछा जा सकता है कि हेरॉन मार्क 2 क्या है, तो ये एक ड्रोन है। ठीक है। और इसका 45 आवर एंड्योरेंस है, बाकी और कुछ ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो हॉकाई भी क्या है, हॉकाई क्या है कि एक सैटेलाइट है जो डार्क वेसल्स को करती है, स्ट्रेटोस्फेयर एयरशिप प्लेटफॉर्म। ये काम करता है हीलियम और सोलर एनर्जी पे और एक चीप डिप्लॉयबल सैटेलाइट का काम ये कर सकता है। ठीक है। और हेरॉन मार्क 2 क्या है, एक ड्रोन है। ठीक है। मार्क 2 लेजर DW जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पीछे, तो ये 30 kW का बीम जो है, 30 किलोवाट का ये बीम है जो डिस्ट्रॉय करता है स्पीड पे के जो उसको आपका टारगेट है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है। लेकिन जो हैवी फोग होगा या फिर तूफान होगा तो उसमें ये काम नहीं करता है। ठीक। तो इंडिया का DW है। इसके बाद गौरव ग्लाइड बॉम्ब की बात करें तो 1000 किलो का लगभग ये पेलोड ले जा सकता है और ये ग्लाइड करता है 100 किलोमीटर तक। मतलब इसको यहाँ से छोड़ोगे तो ऐसे ग्लाइड करते हुए लगभग 100 किलोमीटर तक ग्लाइड करके टारगेट को हिट कर सकता है। ठीक है। तो गौरव क्या है, ग्लाइड बॉम्ब है। इसके बाद प्रोजेक्ट 70 स्टेल्थ फ्रिगेट, तो इस तरह की एक फ्रिगेट जो है ये इंडिया ने अभी रिसेंटली जो कमीशन करी है। ठीक है। तो INS उदयगिरी और INS हिमगिरी, ये जो फ्रिगेट्स रहती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, खासतौर से जब नेवल जब थ्रेट हो, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करके रखती हैं आपका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है नेवी का उसको। ठीक है। और ये फास्ट मूविंग होती है, एफिशिएंट क्रूजिंग और गैस टर्बाइन का कॉम्बैट स्पेंट, ये तो नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखना
कि जो सरफेस मतलब जो प्रोजेक्टिन 71A स्टेल्थ फ्रिगेट के अंदर अभी अभी 2 जो है फ्रिगेट्स रखी गई हैं, INS उदयगिरी और हिमगिरी। ठीक है, अब जो ये प्रोजेक्ट 75 है ये क्या है? तो प्रोजेक्ट 75 के अंदर हमको 6 जो हैं अटैक सबमरीन्स बनानी थी इंडिया के अंदर। तो इन 6 सबमरीन की 6 की 6 हम बना चुके हैं और ये डीजल पावर्ड हैं सारी की सारी। और इनमें जो लेटेस्ट अभी ऐड हुई है ये हुई है आपकी, कौन सी ऐड हुई है? तो लेटेस्ट है जो अब ऐड हुई है। तो प्रोजेक्ट 75 क्या था कि हमको 6 सबमरीन बनानी है अटैक सबमरीन। उनमें जो लास्ट 6th है INS वर्कशीर, वो हमने अभी रिसेंटली कमीशन कर ली है। तो कितनी कौन कौन सी नाम इनके एक बार देख लो। INS कावेरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वर्कशीर। ठीक है, INS वर्कशीर। ठीक है, तो ये था आपका। अब ये कलवेरी क्लास, ये क्लास क्या होता है? बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो सबसे पहली सबमरीन बन जाएगी वही उसकी क्लास बन जाएगी, फिर उसी क्लास पे बेस्ड रहती है। तो क्लास के चक्कर में ज़्यादा परेशान मत होना। मेन है आपका कि प्रोजेक्ट 75 क्या है और इसके अंदर जो 6 सबमरीन है उनके नाम क्या है और रिसेंटली कौन सी इसमें इंडक्ट हुई है, तो INS वर्कशीर। ठीक है, इसके बाद INS कौंडिन्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली क्या है कि इंडिया ने जो इस तरह का लकड़ी का एक जहाज है उसको कमीशन किया है इंडिया की नेवी में। अभी लकड़ी के जहाज पहले यूज़ होते थे, अब इनका क्या काम है? अब इनका काम ये है कि जब ये लकड़ी के रहते हैं और इनमें मेटल ऑब्जेक्ट्स नहीं रहते हैं तो इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, रडार वडार से इनको पकड़ना मुश्किल है। तो इसलिए ये लकड़ी का जो शिप है ये INS कौंडिन्या जो है इसको अभी कमीशन किया गया है। ठीक है, इसको बनाने के लिए यूज़ हुआ है टंकाई मेथड का, जिसमें वुड को स्टिच करते हैं और अजंता केव 17 यानी कि जो एंशियंट हिस्ट्री है वहाँ से थोड़ा इसका रेफरेंस लिया गया है। ठीक है, इसका नाम किसके ऊपर रखा गया है? कौंडिन्या। ये कौन थे? ये 1st सेंचुरी मरीनर थे जो कि मेकोंग डाल्टा तक सेल किया था इन्होंने, किंगडम ऑफ फुनान एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो किंगडम ऑफ फुनान किसने एस्टेब्लिश किया था? कौंडिन्या ने। तो कौंडिन्या के ऊपर ही इसका नाम रखा गया, NSV कौंडिन्या। ठीक है, तो ये था आपका मेन जो डिफेंस रिलेटेड जो भी करंट अफेयर था और कुछ बेसिक्स थे। तो बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल मैंने समझा दिया। मैक 1 से कम सबसोनिक, मैक 1 से 5 तक सुपरसोनिक और मैक 5 से ज़्यादा हाइपरसोनिक। इसके बाद जो इंडिया का इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंदर 5 मिसाइल हैं, जिसमें पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि। अग्नि प्राइम को हम मूविंग जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से भी लॉन्च कर सकते हैं और MIRV टेक्नोलॉजी पे काम करती है, लगभग 5000 किलोमीटर इसकी जो। इसके बाद प्रलय जो है ये क्वाजी बैलिस्टिक है, ब्रह्मोस आपकी सुपरसोनिक है, ये मैंने बता दिया है। स्क्रैमजेट इंजन क्या है? एयर को कंप्रेस करता है तेजी से और उसी से ही उसका फ्यूल यूज़ कर लेता है। ठीक है, और पिनाका जो है ये मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। 3 लेयर हैं सबसे, जो इंडिया का एयर डिफेंस है उसमें 3 लेयर हैं। बाहर की S-400, बीच वाली जो है बराक 8 से और जो इनर वाली है वो आकाश तीर और IGLA S से प्रोटेक्टेड है। ठीक है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम बनाया गया है जिसके अंदर QRSAM जो कि जो मूविंग टैंक्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, जो कि एक क्विक रॉकेट सिस्टम है, ये क्विक मिसाइल सिस्टम। इसके बाद VS श्रोड्स जो है ये लो अल्टीट्यूड डिफेंस के लिए है, जिसको कंधे पर रख के भी चला सकते हैं। और उसका तीसरा था ड्यू, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, जिसके अंदर हम लोग जो लेज़र है बेसिकली उसका यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट को ख़त्म करने के लिए। प्रोजेक्ट पूछा गया है कि हमें 600 किलोमीटर तक का बढ़ाना है अपना जो रेंज है एयर डिफेंस का उसका। ठीक है, आकाश तीर बता दिया, सक्षम एंटी ड्रोन सिस्टम है। इसराइल का मल्टी लेयर देखें तो सबसे आउटर लेयर में एरो 3 एयर 2 आता है, मिडिल लेयर में डेविड स्लिंग आता है और जो इनर लेयर है उसमें आयरन डोम, आयरन विंग और US थर्ड। ड्रोन्स मैंने बता दिया, रुद्रास्त्र जो है इसको जैम करना इम्पॉसिबल है क्योंकि ये जो ग्लास केबल है उससे लिंक रहता है। ठीक है, तो EW जैमिंग जो होती है वो इस पर काम नहीं करेगी। इसके बाद काउडर ड्रोन सिस्टम इंडिया का क्या है? भार्गवास्त्र है। स्पेस में हॉकाई मैंने बता दिया है, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्क 2 लेजर ड्यू ये मैंने बता दिया, बची हैवी फॉग और स्टॉर्म में काम नहीं करेगा ये जो लेजर भेज रहा है। गौरव ग्लाइड बॉम्ब जो है ये 1000 किलोमीटर का एमिनेशन ले जा सकता है और 100 किलोमीटर तक लाइट कर सकता है। INS वर्गीशीर जो है प्रोजेक्ट 75 के अंदर ये हमारी जो 6th और लास्ट जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है ये लॉन्च कर दी गई है। ठीक है, मतलब इसको इंडक्ट कर लिया गया है। INSV कौंडिन्या जो है ये लकड़ी से बना हुआ है ताकि जो रडार वगैरह इसको पकड़ ना पाए। अब आते हैं टेक पॉलिसी। वैसे तो जो टेक पॉलिसी है ये सब मैंने जो पॉलिटी वाला लेक्चर है उसमें मैं कवर कराऊंगा, बट यहाँ पर भी थोड़ा बहुत देख लो, बाकी जो सारे पोर्टल की लिस्ट वगैरह है ये वहाँ पर है। ठीक है, तो भारत जन इंडिया का पहला
LLM है ये 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस के लिए। तो जैसे ChatGPT है, ऐसे इंडिया का अपना खुद का एक क्या है, भारत जन, और इसकी विशेषता क्या है कि ये 12 शेड्यूल लैंग्वेजेस में है। ठीक है। नोडल एजेंसी क्या है कि इसकी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, IIT बॉम्बे के द्वारा इसको जो है बनाया गया है। की कंपोनेंट क्या है इसके, भारत डेटा सागर यानी कि डेटाबेस भी जो है वो इंडिया में ही रहेगा इसका, और एरावत कंप्यूटर प्लेटफॉर्म है इसका, और भाषणी लैंग्वेज प्रेफरेंस। तो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है भारत जन। गवर्नेंस की बात करें तो सिग्नेटरी ऑफ, ये सब छोड़ो, तो मेन आपका यही है। मतलब देखो ये जनरल चीज़ें हैं जो अगर इंडिया ने कोई अपना AI मॉड्यूल बनाया है तो इन चीज़ों का वो ध्यान रखेगा ही। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जैसे कि डीप फेक्स भी रेगुलेटेड रहेंगे, जो आपकी प्राइवेसी है वो भी एस्टेब्लिश रहेगी IT रूल्स के अंदर। तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, जो जनरलाइज चीज़ें होती हैं। हम सिर्फ फोकस करेंगे उन चीज़ों पे जो फैक्चुअल हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है। तो भारत जन इंडिया का पहला इंडिजिनियस मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस के लिए। इसके बाद अल्फाफोल्ड। अल्फाफोल्ड क्या है, प्रेडिक्ट 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो अल्फाफोल्ड क्या है कि ये जो 3D स्ट्रक्चर है इसका DNA का, उसको ये प्रेडिक्ट कर देता है, दैट्स इट। और इसको नोबेल प्राइज भी मिला है। तो बस ये पूछा जा सकता है कि अल्फाफोल्ड क्या है। तो अल्फाफोल्ड 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करता है, दैट्स इट। ठीक है। बायोमोलिकुलर एमुलेटर फॉर प्रोटीन शिप्स। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का, ये डीप माइंड का, ये भी याद रखना। ठीक है। तो बायोमोलिकुलर एम्यूलेटर फॉर प्रोटीन शेप्स। तो प्रोटीन की शेप्स को एम्यूलेट करने के लिए है ये। ज़्यादा इसके अंदर वैसे घुसने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ लिया ठीक है। अल्फा जीनोम प्रेडिक्ट्स हेल्थ इंपैक्ट ऑफ DNA म्यूटेशन। तो DNA की अगर म्यूटेशन होगी तो उसका हेल्थ पे क्या इंपैक्ट होगा, ये बताता है अल्फा जीनोम। ये बेसिकली AI से रिलेटेड चीज़ें हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जिनको आपसे अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि इसका काम किस लिए है। तो अल्फा जीनोम नाम से ही समझ में आ रहा है, तो ये DNA म्यूटेशन का हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होगा उससे उसका पता कर सकता है ये। ठीक है। और C2S स्केल इंटरप्रेट द लैंग्वेज ऑफ सेल्स, यानी कि जो सेल है उसकी लैंग्वेज को ये रीड कर सकता है, कॉम्प्लेक्स सेलुलर इंटरेक्शन। तो सेल जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं ये उसको इंटरप्रेट करता है क्या, C2S स्केल। तो अल्फाफोल्ड क्या करता है, ये 3D प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना सकता है। बायोइम्यू क्या करता है कि बायोमोलिकुलर एमुलेटर करता है प्रोटीन शेप्स का। अल्फा जीनोम क्या करेगा, ये आपका जो DNA म्यूटेशन उसका क्या पॉसिबल इम्पैक्ट है वो बता सकता है। और C2S स्केल जो सेल की लैंग्वेज है उसको डिकोड करता है। आयरनवुड गूगल का 7th जनरेशन TPU है। ठीक है। तो आजकल हम लोग TPU तक पहुंच गए हैं, इतना एडवांस चल रहा है आजकल, और ये AI वर्कलोड्स के लिए है बेसिकली। ठीक। तो बस ये याद रखना कि आयरनवुड किसका है, गूगल का है, और ये क्या है 7th जनरेशन TPU है। इतना ही पूछेंगे, वो ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे। प्रोजेक्ट सनकैचर एक्सप्लोरिंग सोलर पावर्ड AI कंप्यूटिंग इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो लो अर्थ ऑर्बिट में क्या है कि जो सोलर पावर्ड सैटेलाइट्स हैं उससे रिलेटेड है ये प्रोजेक्ट सनकैचर। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा मतलब इनके बारे में आइडिया होगा ना तो सही आप कर दोगे, मैचिंग वगैरह में आएगा या फिर स्टेटमेंट में भी आता है। तो जस्ट आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल न्यू ना हो आपके लिए टर्म जब वहाँ पे पूछी जाए। तो सिर्फ यही इनको रखने का उद्देश्य है यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद जैवंस पैराडॉक्स, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज एक्चुअल इंक्रीज एक्चुअल डिमांड। तो जब भी किसी चीज़ की एफिशिएंसी बढ़ती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, इसको बोलते हैं जैवंस पैराडॉक्स। एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो तो उसकी डिमांड अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। इसके बाद सोलो पैराडॉक्स क्या है, सोलो पैराडॉक्स है कि अगर आप टेक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका इमीडिएटली आपकी नेशनल प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज एकदम नहीं हो जाता, उसको टाइम लगेगा। ठीक है। तो मान लिया आप टेक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो टेक में इन्वेस्टमेंट करने से आपका जो नेशनल प्रोडक्टिविटी है वो तुरंत नहीं बढ़ जाएगी, वो बढ़ेगी लेकिन ग्रेजुअली बढ़ेगी। तो जैवंस पैराडॉक्स में हमने क्या पढ़ा, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। सोलो पैराडॉक्स में क्या है, सोलो पैराडॉक्स कैसे कर लो कि स्लो पैराडॉक्स है बेसिकली, कि आप जो टेक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका जो रिजल्ट है वो स्लो आएगा। अस्त्राम AI ड्रिवन प्रेडिक्टिव ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो ये अस्त्राम क्या है, ये ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए है और ये बैंगलोर में है। ठीक है। तो ये क्या करता है, AI पावर्ड है, तो ये अपने आप ही CCTV और NPR डाटा फीड से क्या करेगा, प्रेडिक्ट करेगा इसके बेंगलुरु का ट्रैफिक सिस्टम को, और फिर उसी के हिसाब से ये अलर्ट्स वगैरह ये सेंड करेगा। ठीक है। तो बस इतना याद कर लो, अस्त्रम क्या है, अस्त्रम है बेंगलुरु का ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। अब अस्त्रम से आप समझोगे कि कुछ अस्त्र वस्त्र होगा, बट एक्चुअली में ये ट्रैफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है। और ये स्टेबल कॉइन्स एंड VDS ये अभी तक पूछे नहीं गए हैं, बट फिर भी याद रख लो कि इस तरह की चीज़ों में बैंक रन का खतरा ज़्यादा रहता है, और दूसरा इस पर 30% का कैपिटल गेन टैक्स लगता है इस पर, जो स्टेबल कॉइन्स वगैरह और VDA रहते हैं। और
प्राइवेट ट्रेडिंग और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के लिए इनका यूज़ होता है। ठीक, इसके बाद जो डिजिटल रुपी है ये आरबीआई इशू करता है, सॉवरन बैकिंग है इसकी और ये लीगल टेंडर स्टेटस है। ठीक है, तो अगर आरबीआई ने डिजिटल रुपी इशू किया है तो इसकी वही वैल्यू है जो कि एक आपके नोट की है, और ये स्विफ्ट सिस्टम को बाईपास करने के लिए बेसिकली ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है और रेगुलेटेड है। ठीक है, तो बस ये था मेन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो भारतजन क्या है, इंडिया का खुद का ये एक चैट जीपीटी टाइप मॉडल है जो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में है। अल्फाफोल्ड क्या है कि प्रोटीन स्ट्रक्चर की 3D प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर है वो बना सकता है। बायोइम्यू जो बायोमोलिकुलर एमुलेशन है उसको कर सकता है प्रोटीन शेप्स का। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेना, बायोइम्यूवन के बारे में पढ़ना हो तो। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पूछा जाएगा कि किसका है, तो माइक्रोसॉफ्ट का है। अल्फाफोल्ड डीप माइंड का है। अल्फा म्यूटेशन C2S स्किल जो लैंग्वेज ऑफ सेल है उसको इंटरप्रेट करता है। ठीक है, टीपीयू आयरनवुड क्या है, एक टीपीयू है 7th जनरेशन का जो किसने बनाया, गूगल ने। ठीक है, प्रोजेक्ट सन कैचर ये सन पावर्ड जो सैटेलाइट्स हैं उसके लिए लो अर्थ ऑर्बिट में। जेवंस पैराडॉक्स कहता है एफिशिएंसी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। सोलो पैराडॉक्स कहता है टेक में इन्वेस्ट करोगे तो तुरंत नेशनल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, उसमें टाइम लगेगा। अस्त्रम क्या है कि AI ड्रिवन प्रेडिक्टिव ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। और स्टेबल कॉइन वगैरह ये तो नहीं पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है कि जो डिजिटल रुपी है ये सॉवरेन बैकिंग और ये लीगल टेंडर है। ये पूछा जा सकता है कि लीगल टेंडर है, नहीं तो ये लीगल टेंडर है और स्विफ्ट को बाईपास करने के लिए है। ठीक है, तो ये मेन जो था साइंस एंड टेक का वो मैंने आपको बता दिया है। अब जो मेन क्रक्स है वो आपको पता है, तो एटलीस्ट आपके इजी और मॉडरेट क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। टफ आ गया तो फिर वो जो जहाँ पर आप स्टैंड करोगे वहीं पर ही दूसरा स्टैंड करेगा। ठीक है, तो इनके बारे में अगर आपको थोड़ी और जानकारी चाहिए हो तो आप गूगल कर सकते हो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, बट स्टिल जितना मैंने आपको बता दिया है उतना ही आप रिटेन कर पाओगे, क्योंकि मैं तो उतना पढ़ा रहा हूँ जो आप रिटेन कर सकते हो और ऑप्शंस में एटलीस्ट एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुँच सकते हो। पेपर को आपके समय बचा है कम, और इसी क्रम में सिविल सार ने लॉन्च कर दी हैं ये 3 बुकलेट, जिसमें से जो पहली 2 बुकलेट हैं क्वेश्चन बैंक फॉर प्रीलिम्स और करंट अफेयर मिसलेनियस और हरियाणा स्पेशल, ये सिविल सार पहले ही लॉन्च कर चुका था। और तीसरा जो आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स बनते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी और जनरल साइंस, यहाँ पर जो HCS के प्रीवियस क्वेश्चन है और जो UPSC के प्रीवियस क्वेश्चन है उन सभी की जो मेन थीम्स है वो हमने इसके अंदर कवर करा दी है। तो इन 3 बुकलेट्स को पढ़ के आप अभी भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने पूरा सिलेबस एक बार रीड कर लिया है तो जो क्वेश्चन बैंक है उसको यूज़ करिए प्रैक्टिस के लिए। करंट अफेयर मिसलेनियस हरियाणा स्पेशल को मैराथन के साथ देखिए ताकि आपके ये तीनों सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएं, जिसमें हरियाणा स्पेशल, करंट अफेयर और मिसलेनियस है। और क्विक रिवीजन बुकलेट से जो भी आपका स्टैटिक सिलेबस है वो रिवाइज कर लो। तो इन तीनों से अगर आप पढ़ोगे अभी भी तो आपका जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो सकता है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो जो क्वेश्चन बैंक है ये ना पढ़ें। अब आप क्या करें कि जो मेरा मैराथन है इनको देखें जो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, जिसके अंदर मैं ये जो आपकी दूसरी बुकलेट है करंट अफेयर मिसलेनियस और हरियाणा स्पेशल यानी समसामयिकी विविध और हरियाणा विशेष, इसको रीड करते रहें, महा मैराथन को देखते रहें। लगभग 24 घंटे में मैं इस पूरी बुक को कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो 24 घंटे का मैराथन और इससे एक बार रिवीजन कर लो। ये 200 पेज की है लगभग। ठीक है, दूसरा जो क्विक रिवीजन बुकलेट है ये लगभग सिर्फ 100 पेज की है और इस पूरी बुकलेट को रट डालो बिल्कुल एकदम ढंग से। अगर आपको कुछ लगे कि इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन कम है चाहे उसको गूगल करना पड़े, क्योंकि ये हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं और जहाँ से आपको लगभग ये मान के चलो आपके 15 से 20 क्वेश्चन तो आपको इस क्विक रिवीजन बुकलेट से डायरेक्टली मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये बिल्कुल रट के जानिए, 100 पेज की है ये, और इसको जो है मैराथन के साथ प्रिपेयर करो। इन दोनों को भी अगर आप सिर्फ प्रिपेयर कर लोगे, ये मैंने रिवीजन कॉम्बो के अंदर टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाला हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पर लिंक है, वहाँ से आप इनको परचेज करके पढ़ना शुरू करिए। क्विक रिवीजन बुकलेट सिर्फ 100 पेज की, इसको खुद रट्टा मारियो, डेली 30 पेज भी करोगे तब भी ये कवर हो जाएगी। ठीक है, और जो करंट अफेयर मिसलेनियस और हरियाणा स्पेशल है इसको मेरे मैराथन के साथ देखो। इन 2 से भी आप अपना सिलेबस 100% अभी भी कवर करके जा सकते हो और चांसेस हैं कि आप एग्जाम को क्लियर कर लोगे। ठीक है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि 100% कर ही लोगे अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन स्टिल अगर आपने थोड़ा बहुत भी पहले से आपको आइडिया है सब्जेक्ट्स का और थोड़ा बहुत भी आप तैयारी करते हो तो स्टिल चांसेस हैं कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे। टाइम बहुत कम बचा है, वेट मत करो, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपकी पूरी तैयारी है तो क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करो और इन दोनों बुक से रिवीजन करो, जिसमें पहली बुक मैं मैराथन के माध्यम से करा रहा हूँ, दूसरी बुक आपसे खुद रीड करनी। तो ये 300 पेज का लगभग रिवीजन कॉम्बो है और अगर आप प्रैक्टिस भी करते हो क्योंकि आपका सिलेबस पूरा है तो फिर ये आपको इसमें लगभग 1500 से 1800 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे प्रश्न बैंक में यानी क्वेश्चन बैंक में, और इन दोनों से आप 300 पेज में रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को।
ठीक है, तो इसको जो परचेज करने की लिंक है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी सिविल सार के, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, वहाँ से आप जाकर के इसको परचेज कर सकते हो।